हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो। आई होप आपने इससे पिछला लेक्चर देखा होगा जिसमें मैंने प्रोटीन फोल्डिंग के बारे में आपको काफ़ी कुछ बता दिया है। ठीक है ना। वो लेक्चर थोड़ा लंबा हो गया था तो इसलिए मैंने वो लेक्चर वहीं पर ड्रॉप कर दिया और आज हम वहीं से स्टार्ट करेंगे जहाँ से हमने कल लेक्चर छोड़ा था। ठीक है ना। तो हम पढ़ रहे थे प्रोटीन फोल्डिंग के बारे में। मैंने आपको बहुत ही तसल्लीपूर्वक बताया था कि प्रोटीन फोल्डिंग आपका क्या होता है। ठीक है ना, किस प्रकार से लेवलिंग इसकी होती है। ठीक है, तो हमने प्रोटीन फोल्डिंग के बारे में देखा, प्रोटीन फोल्डिंग पाथवे देखा हमने। इसके बाद हमने फनल देखा। ठीक है ना, किस प्रकार से हमारी फोल्डिंग की फनल होती। एंट्रोपी एंड एनर्जी में क्या अंतर आ रहा था हमारा, जैसे जैसे आपके जो प्रोटीन थी वो मतलब कॉम्प्लेक्सेस बना रही थी, तो किस प्रकार से आपका एंट्रोपी और आपकी एनर्जी में किस प्रकार से चेंज आ रहा था, हम देख चुके हैं पीछे। ठीक है, इसके बाद हमने बात करी थी एक एक्सपेरिमेंट की जिसका नाम था एनफिंसन एक्सपेरिमेंट, जिसमें हमने बात की थी कि दो जो आपके रिएजेंट है उनका यूज किया गया था, बीटा मरकैप्टो इथेनॉल एंड आपका यूरिया। ठीक है ना। इसके बाद ये पाथफाइंडर का डायग्राम है, मुझे अच्छा लगा। ठीक है, और मैंने अपने टाइम में इससे स्टडी की थी तो मैं इसको इसलिए लेकर के चला आया। ठीक है ना, तो इस समझने के लिए अच्छा है ये आपके लिए। ठीक है ना, अगर आप समझना चाहो तो इससे भी समझ सकते हो या फिर ये जो डायग्राम है आप इससे भी समझ सकते हो। मैंने आपको बताए थे कि इस डायग्राम के 4 फैट होने वाले हैं, यानी कि 4 आपके रिजल्ट होने वाले हैं। तो किस प्रकार से रिजल्ट होते हैं वे मैंने आपको बता दिया था। ठीक है ना। इसके बाद हम लेवेंथियल पैराडॉक्स पर चले गए थे कि मैंने आपको बताया था कि लेवेंथियल पैराडॉक्स क्या होता है और क्यों इसका यूज किया जाता है। ठीक है ना, एक डायग्राम भी बताया था मैंने इससे रिलेटेड, हाइड्रोफोबिक हाइड्रोफिलिक से रिलेटेड। ठीक है ना। इसके बाद हमने कुछ बात की थी यहाँ पर कि आपके कुछ प्रोटीन्स होती हैं, उन प्रोटीन्स का फंक्शन क्या होता था। एक्चुअली मैंने आपको ये कहा था कि जब हम सेल सिग्नलिंग या फिर सेल बायोलॉजी पढ़ेंगे तब इन प्रोटीन का भर भर के यूज होने वाला है। ठीक है ना, तब इन प्रोटीन का भर भर के यूज होने वाला है। बट इस समय हम हीट शॉक प्रोटीन पढ़ रहे हैं, यानी कि HSP17 एंड 16 पढ़ रहे हैं। तो हमें कम से कम इस बात का याद होना चाहिए कि मेटास्टैटिक्स क्या होता है, इन्वेजन क्या होता है, एंजियोजेनेसिस क्या होता है। अगर नहीं भी याद रखना चाहते तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि यहाँ पर आपके ये टर्म नहीं आने वाली। सेल बायो जब हम सेल सिग्नलिंग पढ़ेंगे तभी हम इन टर्म का मतलब देखने वाले हैं। ठीक है ना, तो मैं ये आपको बता चुका हूँ। अब इसमें 2 टर्म आती है, एक आती है आपकी हाइड्रोलाइसिस एंड दूसरी होती है आपकी डिहाइड्रेशन। ठीक है ना, तो डिहाइड्रेशन यानी कि वाटर का रिमूवल होना, डिहाइड्रेशन यानी कि किसी रिएक्शन में भी वाटर का रिमूवल होना, हाइड्रोलाइसिस यानी कि वाटर का टूट कर उस रिएक्शन में यूज होना, वाटर का टूट कर उस रिएक्शन में यूज होना। तो दोनों टर्म याद रखना, हाइड्रोलाइसिस एंड डिहाइड्रेशन। ठीक है ना, क्योंकि आगे ये काम आने वाली हैं। देखो छोटे छोटे टर्म होती हैं, यही आपका बेसिक होता है। जैसे अमाइलेशन क्या होता है, आपका इथाइलेशन क्या होता है, हाइड्रोलाइसिस क्या होता है, डिहाइड्रोलाइसिस क्या होता है, हाइड्रेटेशन क्या होता है, हाइड्रोक्सिलेट क्या होता है, हाइड्रोलाइजेट क्या होता है। तो ये छोटे छोटे टर्म हैं, आपको ये टर्म क्लियर होनी चाहिए। वैसे जब हम मेटाबॉलिज्म पढ़ेंगे तो सबसे पहले हम इन टर्म की ही बात करेंगे कि आपका कार्बोक्सिलेशन क्या होता है, डीकार्बोक्सिलेशन क्या होता है, अमाइलेशन क्या होता है, हाइड्रोलाइसिस क्या होता है, डिहाइड्रोलाइसिस क्या होता है। तो ये जो टर्म है, जितने भी मैं टर्म यहाँ पर बता रहा हूँ, उन सब टर्म के अब बेसिक जो है हम जब हम मेटाबॉलिज्म स्टार्ट करेंगे तब करने वाले हैं। ठीक है ना। प्रोटीन की इसके बाद एक और क्लास होने वाली है, इसमें ही एक क्लास आपकी प्रोटीन की ओर रहेगी जिसमें हम प्रोटीन की सीक्वेंसिंग देखेंगे, जिसमें हम डिफरेंट मेथड पढ़ेंगे, वो भी इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसके बाद हम एंजाइम्स पर जम कर जाएंगे। एक्चुअली यहाँ पर मैं 1 क्लास छोड़ दूंगा जो कि आपकी प्रोटीन एस्से की रहेगी। प्रोटीन एस्से को हम मेथड यानी कि यूनिट नंबर 13 में पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना, प्रोटीन एस्से को हम यूनिट नंबर 13 में पढ़ने वाले हैं। उसके बाद हम एंजाइम्स पर जम कर जाएंगे। एंजाइम्स की आपकी 3 क्लास रहेंगी। उसके बाद आपका एक या फिर 2, एक ही क्लास में कर दूंगा मैं। एक क्लास आपकी न्यूक्लिक एसिड के ऊपर रहेगी, एक क्लास आपकी विटामिन के ऊपर रहेगी, और यहाँ पर आपका जो बायोकेमिस्ट्री है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना, बायोकेमिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा। जो इसका बच रहा है वो मैं आपको रिविजन तौर पर करवा दूंगा। ठीक है ना, जो इसका पार्ट बच रहा है। इसके बाद आप कहोगे सर इसकी मेटाबॉलिज्म कहाँ है, तो मैं मेटाबॉलिज्म को अलग से पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, मेटाबॉलिज्म को मैं अलग से पढ़ाने वाला हूँ, जैसे कि आपको पता है। तो आशा करता हूँ कि शिवरात्रि जो महाशिवरात्रि है उससे पहले पहले हम बायोकेमिस्ट्री समाप्त कर लें
और इसके बाद हम अपनी दूसरी यूनिट स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना, जिसका नाम रहेगा सेल बायोलॉजी। तो पढ़ते रहिए और रिकॉल रिवीजन अपना हैंड टू हैंड करते रहिए, ठीक है ना, क्योंकि रिवीजन एंड रिकॉल आपका जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अब देखो ये हम सब पढ़ चुके थे, तो हम आगे चलते हैं और आगे बात करेंगे। अब बारी आती है आपके चैप्रोनिन्स की, कि चैप्रोन्स क्या होते हैं, ठीक है ना। दो टर्म होती है, एक होती है चैप्रोनिन और एक होती है चैप्रोन्स, दोनों टर्म अलग हैं। जो चैप्रोन्स होते हैं वो आपका सबके लिए यूज होता है, बट जो चैप्रोनिन होते हैं, ठीक है ना, याद रखना, जो आपके चैप्रोनिन होते हैं, मैं यहाँ पर स्पेलिंग लिख रहा हूँ, चैप्रोलिन, अगर ये लिन आ गया तो इसका मतलब है ये स्पेसिफिक हो जाता है आपका HSP60 के लिए, ठीक है ना, किसके लिए, HSP60 के लिए, ठीक है। हम आगे बात करने वाले हैं, ठीक है, तो घबराने वाली कोई बात नहीं, वहाँ पर आपको स्पेलिंग मिल जाएगी। मैंने आपको बता दिया था कि चैप्रोन्स क्या होते हैं, कि चैप्रोन्स आर ए फैमिली ऑफ प्रोटीन दैट प्ले ए वाइटल रोल इन स्टेबलाइजेशन ऑफ अनफोल्डिंग प्रोटीन। यानी कि जो आपके चैप्रोन्स होते हैं वे क्या काम करते हैं, जो आपकी प्रोटीन की अनफोल्डिंग है उनको स्टेबलाइज करते हैं, यानी कि उनको फोल्डेड स्टेट में लेकर के जाते हैं। इसके बाद जो चैप्रोन्स होते हैं, दिस स्टेबलाइज एड इन मैनी प्रोसेस सच एज ट्रांसलोकेशन, डिग्रेडेशन एंड फोल्डिंग। चैप्रोन्स केवल प्रोटीन फोल्डिंग के ही अंतर मतलब काम नहीं करते, उनका एक ब्रॉड एरिया है, ठीक है ना। जब आपका ट्रांसलोकेशन होता है किसी भी प्रोटीन का, जब हम प्रोटीन ट्रैफिकिंग पढ़ेंगे यूनिट नंबर 2 में, यानी कि सेल बायोलॉजी में, वहाँ पर आपको इसका रोल देखने को मिलेगा। डिग्रेडेशन में इसका रोल है कि भाई कोई सी प्रोटीन आपकी सही से नहीं बनी, ठीक है, अब डिग्रेडेशन के लिए सब भेज दो, ठीक है ना। इसके बाद फोल्डिंग मैं आपको पढ़ा ही रहा हूँ कि आप देखने वाले हैं फोल्डिंग में इसका क्या क्या मतलब हो जाता है। अब सवाल आता है कि क्या हमें इतना कुछ याद रखना पड़ेगा, तो हाँ, हमें इतना सब कुछ याद रखना पड़ेगा। जो मैं आपको बता रहा हूँ हैंड टू हैंड रिकॉल रिवीजन करते हुए चलो, ठीक है ना। रिकॉल करोगे, रिवीजन करोगे तो आपको कोर्स भारी नहीं लगेगा। देखो ऐसा है इसका, जैसे कि जब अगर एक कोई आप जो चरवाहे होते हैं वे चाहे गाय पालें चाहे फिर भैंस पालें, तो वे जब चुगाने के लिए भेजते हैं, यानी कि चराने के लिए भेजते हैं अपने पशुओं को, तो वे उनकी नाड़ पे एक खुट्टा टांग देते हैं, ठीक है ना, कोई भारी भरकम लकड़ी टांग देते हैं। अब सेम वही है, तो जितनी लकड़ी मतलब रहेंगी, जितनी लकड़ी उसकी गर्दन में रहेंगी वो उतना कम चल पाएगा, उतना आगे वो कम चल पाएगा। तो सेम आपके साथ होने वाला है। अगर आप हाथों हाथ हैंड टू हैंड रिवीजन और रिकॉल नहीं कर पाते तो हो सकता है कि आपके साथ उस पशु जैसा व्यवहार हो, ठीक है ना। ये रियलिटी है, इसलिए मैं कहता हूँ, मैं यहाँ पर आपको अच्छी भी कहता हूँ, मैं आपको बुरी भी कहता हूँ, बट ये ट्रुथ है। अगर आप मतलब इन बातों में आओगे तो आप कहीं के नहीं रहोगे। अगर आपको बाकी में CSIR निकालना है तो अपना रिवीजन एंड रिकॉल हैंड टू हैंड करते रहो, ठीक है ना। रिवीजन एंड रिकॉल अपना हैंड टू हैंड करते रहो, उससे आपका ही फ़ायदा होने वाला है। क्योंकि देखो अभी हम थ्योरी क्लास पे हैं, बट इसके बाद क्या होगा कि हम तुरंत पहुंचेंगे क्वेश्चन एंड आंसर के लिए, ठीक है ना, क्वेश्चन एंड आंसर के लिए। अब हम बात कर रहे थे चैप्रोन, तो अब हम अपना लेक्चर जो है अब से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग के कुछ समय आपको मतलब जो है आपको आपका मन बनाने में लग जाता है, ठीक है। तो अब लेक्चर की ओर चलते हैं, तो बात बहुत हो गई है। तो देखो अब चैप्रोन्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ देख लो कि मोलिकुलर चैप्रोन इंटरेक्ट विद द अनफोल्डेड और पार्शली फोल्डेड प्रोटीन सब यूनिट। यानी जो चैप्रोन्स होता है वो कहाँ पर अपना बाइंड करेगा, अनफोल्डेड स्टेट या फिर पार्शली फोल्डेड प्रोटीन के ऊपर आपका चैप्रोन्स बाइंड करेगा, ठीक है ना। इसके बाद दे स्टेबलाइज नॉन नेटिव कन्फर्मेशन एंड फैसिलिटेड करेक्ट फोल्डिंग ऑफ प्रोटीन सब यूनिट। नॉन नेटिव कन्फर्मेशन का यहाँ पर क्या मतलब है कि जो प्रोटीन आपकी प्राइमरी स्टेट में है उसको यहाँ पर बोला नॉन नेटिव कन्फर्मेशन, ठीक है ना। तो टर्म को याद रखना बहुत ही ज़रूरी होता है। फैसिलिएट करता है करेक्ट फोल्डिंग, यानी कि करेक्ट फोल्डिंग को फैसिलिएट करता है, ठीक है ना। इसके बाद दे डू नॉट इंटरेक्ट विद द नेटिव प्रोटीन। नेटिव प्रोटीन यानी कि जो लास्ट डेस्टिनेशन है प्रोटीन का, वहाँ पर ये जा कर के इंटरेक्ट नहीं करता, ठीक है ना। नॉर डू दे फॉर्म पार्ट ऑफ फाइनल फोल्डिंग
फोल्डेड स्ट्रक्चर, और ना ही जो सबसे जब से मतलब जो सबसे फाइनल में आपकी फोल्डेड स्ट्रक्चर बनी है जो फंक्शनल है असल मायनों में, उससे भी जाकर के चैपरोन बाइंड्स नहीं करता। तो चैपरोन्स कहाँ पर बाइंड करता है? जब प्रोटीन का इनिशिएशन हो या फिर प्रोटीन बन जाए, उसके बाद उसके जब चेकिंग की व्यवस्था हो, तब जा कर के ये काम करता है। जैसे कि आपको पता है कि mRNA क्या होता है, tRNA क्या होता है, तो किस प्रकार से आपका राइबोसोम से प्रोटीन का निर्माण होता है, यानी कि सिंथेसिस होती है। तो जिसे पता है ठीक है, जिसे नहीं पता हम आगे बात करने वाले हैं कि हम देखेंगे DNA रेप्लिकेशन क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, ट्रांसलेशन क्या होता है, पोस्ट ट्रांसलेशन क्या होता है, इसके बाद भी और कौन कौन से आपके सिस्टम यूज होते हैं, ठीक है ना। तो वही सब हम देखने वाले हैं। इसके बाद दे ऑफ्टन कपल्ड ATP बाइंडिंग, यानी कि इनको काम करने के लिए ATP की ज़रूरत होती है या फिर हाइड्रोलाइसिस की ज़रूरत होती है। अब यहाँ पर हाइड्रोलाइसिस का क्या मतलब है कि वाटर का यूज करना, ठीक है ना, वाटर का यूज करना, H2O का यूज करेंगे केमिकल रिएक्शन में, ठीक है ना। तो आप इस बात को भी याद रखना, क्योंकि मैंने पीछे आपको अभी डिहाइड्रेशन और हाइड्रोलाइसिस दोनों ही बताए थे, ठीक है ना। डिहाइड्रेशन और हाइड्रोलाइसिस दोनों ही बताए थे। देखो यहाँ पर दो टर्म है, हाइड्रो प्लस लाइसिस। लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन करना, यानी इस वाटर को, इस H2O को ब्रेक डाउन करके जो केमिकल रिएक्शन है उसमें यूज कर लेना आपका कहलाता है हाइड्रोलाइसिस, ठीक है ना। दो टर्म होती है, दो टर्म को ध्यान से सुनो, एक होता है आपका लाइसिस एंड एक होता है लाइकेज, ठीक है ना। तो जहाँ पर भी आपको लाइसिस चमके वहाँ पर समझ लो ब्रेकिंग हो रही है, वहाँ पर क्या हो रहा है, ब्रेकिंग हो रही है। बट जहाँ पर आपको लाइगेज चमके वहाँ पर क्या हो रहा है, वहाँ पर एडिशन हो रहा है किसी चीज़ का, ठीक है ना। ये जो है जनरल टर्म है आपकी, कि अगर आपका लाइगेज है यानी कि वहाँ पर ब्रेकिंग होनी है, जहाँ पर आपका लाइगेज, ठीक है ना, लाइगेज, तो वहाँ पर क्या होना आपके जो है एडिशन होने वाला है, ठीक है ना। तो ये बेसिक टर्म है। इसके बाद इसेंशियल फॉर वायबिलिटी देयर एक्सप्रेशन इज ऑफ्टन इंक्रीज बाय सेलुलर स्ट्रेस, ठीक है ना। तो इतनी बात आप समझ गए। इसके बाद दे प्रिवेंट, जो इसका मेन रोल है वो देखो, दे प्रिवेंट इन एप्रोप्रिएट एसोसिएशन, यानी कि जो मतलब जिस प्रकार से फोल्डिंग हो रही है उसमें कोई भी एरर ना आ जाए, कोई भी गलत फोल्डिंग ना हो, तो उसके लिए उससे बचाते हैं चैपरोन्स, ठीक है ना। प्रिवेंट इन एप्रोप्रिएट एसोसिएशन, ठीक है ना। इसके बाद एग्रीगेशन एक्सपोज हाइड्रोफोबिक सरफेस, यानी कि जो आपके हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स हैं कहीं वे सरफेस पे ना चले जाएं। अगर वे सरफेस पे चले गए तो क्या होगा कि वाटर से रिपल करेंगे मतलब अगर किसी, आपको पता होगा हमारी बॉडी में 70% क्या है, वाटर है। हमारी बॉडी में 70% क्या है, वाटर है। और अगर हमारे शरीर में वे रिपल करना स्टार्ट कर देंगे तो प्रोटीन सही से वर्क नहीं कर पाने की तो वी आर डेथ, ठीक है ना। तो भाई साहब इन हाइड्रोफोबिक्स जो है ये कहाँ पर होने चाहिए, आपके कोर में होने चाहिए, बट सरफेस पर ना आए, इसका ध्यान भी कौन रखता है, आपके चैपरोन्स रखते हैं। एंड डायरेक्ट देयर सबस्ट्रेट इनटू प्रोवाइडिंग फोल्डिंग, और क्या करते हैं कि जो भी सबस्ट्रेट बना है, ठीक है ना, जो भी सबस्ट्रेट है प्रोटीन का, आपको पता होगा कि प्रोटीन का निर्माण कैसे होता है, क्योंकि मैं आपको पीछे से बताता हुआ आ रहा हूँ, ठीक है ना। इसके बाद ट्रांसपोर्ट ऑफ और डिग्रेडेशन पाथवे, यानी कि ट्रांसपोर्ट का भी काम करते हैं, डिग्रेडेशन का भी काम करते हैं एंड फोल्डिंग का भी काम करते हैं। तो चैपरोन्स तीनों जगह यूज हो रहे हैं आपका, चाहे फोल्डिंग हो, ट्रांसपोर्ट हो एंड डिग्रेडेशन हो, आपका तीनों जगह कौन यूज हो रहे हैं, चैपरोन्स यूज हो रहे हैं, ठीक ना। इतनी बात समझ में आ गई चैपरोन्स की। अब बढ़ते हैं आगे, ठीक है। देखो अब चलते हैं मोलिकुलर चैपरोन्स पे कि मोलिकुलर चैपरोन्स कैसे होते हैं। तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि आपका 25 चैपरोन्स हो सकते हैं, यानी कि HSP 25 हो सकते हैं, HSP 40 हो सकते हैं, HSP आपके 90 हो सकते हैं, HSP 100 हो सकते हैं। डिफरेंट कैटेगरी होती है HSP की। बट यहाँ पर जो दो बड़े आपके चैपरोन्स होते हैं उनको डिवाइड करते हैं, एक तो आपका HSP 70 में एंड दूसरा आपका HSP 60 में, ठीक है ना। HSP 70 एंड HSP 60 में। अब मैंने आपको बताया था कि इनका नाम HSP क्यों पड़ा, ठीक है ना। मैंने आपको बताया था इनका नाम HSP क्यों पड़ा, हीट शॉक प्रोटीन 70 और हीट शॉक प्रोटीन आपका 16, ठीक है ना। क्योंकि देखो
HSP70 में जो होता है मोलिकुलर वेट जो होता है, जो आपका मोलिकुलर वेट होता है वो आपका कैसा कितना होता है 70 किलो डाल्टन का, 70 किलो डाल्टन का। इसके बाद बाइंड इन अर्ली स्टेट, बाइंड जब ट्रांसलेशन हो रहा होता है, याद रखना ट्रांसलेशन हो रहा होता है राइबोसोम्स के अंदर ही, तब ये तुरंत जा करके बाइंडिंग मतलब तुरंत जैसे यहाँ से ये प्रोटीन निकल रही है तो तुरंत चैप्रोन इस पर काम करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है ना। इसके बाद सिंगल पेप्टाइड, यानी कि जो आपके चैप्रोन्स होते हैं वे सिंगल पेप्टाइड के बने हुए होते हैं, ठीक है ना। और उनको ज़रूरत होती है 1 ATP की, 1 चैप्रोन्स 1 ATP, 1 चैप्रोन्स 1 ATP इन द केस ऑफ HSP17, ठीक है ना। इसके बाद जो आपका HSP60 होते हैं इनका मोलिकुलर वेट होता है 60 किलो डाल्टन का, इनका मोलिकुलर वेट कितना होता है 60 किलो डाल्टन का। और बाइंड होते हैं लेट स्टेट में, बाइंड होते हैं लेट स्टेट में, ठीक है ना। इसके बाद आपको मैं एक चीज़ बता दूं, चाहे आपकी प्रोटीन जो आपकी प्रोटीन की सिंथेसिस होती है वो होती है आपकी N टर्मिनल टू C टर्मिनल, N टर्मिनल टू C टर्मिनल, ठीक है ना। ये पोजीशन याद रखना आप। जबकि जो आपके न्यूक्लियोटाइड के जो आपका न्यूक्लियोटाइड होता है अगर उनकी सिंथेसिस हो रही है तो उनकी सिंथेसिस आपकी 5 प्राइम टू 3 प्राइम होने वाली है, ठीक है ना। तो ये आपका प्रोटीन के लिए है एंड ये आपका किसके लिए है, न्यूक्लियोटाइड के लिए है, ठीक है ना। तो आप इनकी जो इनकी डायरेक्शन है वो याद रखना, ठीक है ना। कहीं पर आपकी 3 प्राइम 5 भी होती है बट वो कहाँ पर होती है हम बात करेंगे, बट आप जर्नल केस में ये बात याद रखना प्रोटीन के अंदर हमेशा N एरो टू C पाई जाएगी। और न्यूक्लियोटाइड के अंदर याद रखना, न्यूक्लियोटाइड के अंदर आपकी जो है 5 प्राइम टू 3 प्राइम पाई जाएगी। न्यूक्लियोटाइड में एक जगह पर आपका 3 प्राइम टू 5 प्राइम होता है, तो हम जब न्यूक्लियोटाइड की क्लास लेंगे तब मैं वहाँ पर आपको बताऊँगा कि कौन सी जगह पर आपका 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन में आपका सिंथेसिस होती है, ठीक है ना। तो मैं तब आपको बताऊंगा, बट आप अभी जनरल फॉर्म में ये ही याद रखना। तो इतनी बात पता लगी, बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर 2 हैप्टेट रिंग होती है, 2 हैप्टेट रिंग होती है। और एक हैप्टेट रिंग को याद रखना, एक हैप्टेट रिंग को 7 ATP की ज़रूरत पड़ती है। कितनी ATP की, 7 ATP की ज़रूरत पड़ती है। आई होप आपको ATP का मतलब पता होगा कि ATP का क्या मतलब है, ठीक है ना। अगर पता है तो मुझे भी बता दो, क्योंकि मुझे ATP का मतलब नहीं पता, कमेंट बॉक्स में बता देना, ठीक है ना। असल में मुझे नहीं पता, ठीक है ना, तो आप थोड़ा बता देना मुझे। ATP की कम से कम फुल फॉर्म बता देना, मैं उससे संतुष्ट हो जाऊंगा। इसके बाद क्या है कि मैंने आपको बताया कि आपका जो एक हैप्टेट रिंग है उसमें क्या है कि 7 ATP यूज होते हैं। बट अब यहाँ पर देखो 2 हैप्टेट रिंग हो रहे हैं, यानी कि हमारे टोटल कितने ATP यूज होने वाले हैं, तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, यानी कि आपके 14 ATP का यूज होने वाला है इन द केस ऑफ 16 आपका HSP में, ठीक है ना। तो आप इतनी बात आई होप आपको पता लगी होगी, ठीक है। अब हम चलते हैं 70 आपका जो 70 HSP70 फैमिली है उस पर चलते हैं, ठीक है ना। HSP70 फैमिली पे चलते हैं। मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, दोबारा इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको चैप्रोन्स के नाम याद रखने हैं, यानी कि कौन सा किसका एग्जाम्पल है आपको याद रखना पड़ेगा, इसलिए मैं दोबारा पढ़ा रहा हूँ इसको, ठीक है ना। मुझे पता है मैं पढ़ा चुका हूँ इसको, बट मैं दोबारा पढ़ा रहा हूँ, उसके पीछे रीज़न है क्योंकि देखो दोबारा पढ़ोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, आपकी याद हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर क्या है वो देखने की कोशिश करो कि जो आपका प्रोकैरियोटिक्स है, जो आपका प्रोकैरियोटिक्स है उसमें आपका DNA के कोफैक्टर DNA J एंड GRPE पाई जाती है, ठीक है ना। इतनी बात पता चली, बहुत अच्छी बात है। अब यूकैरियोटिक्स में क्या है, यूकैरियोटिक्स में आपका SSA1 एंड SSV1 पाया जाता है ईस्ट के अंदर, ठीक है ना। आपको पता होगा ईस्ट इज ए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर का क्या मतलब होता है, यानी कि यूनि मतलब वन, सेलुलर मतलब सेल, जिसके पास एक सेल हो बट एक सेल के अंदर आपका वेल डेवलप न्यूक्लियस पाया जा रहा है, वेल डेवलप न्यूक्लियस पाया जा रहा है, ठीक है ना। तो इसलिए इसको बोला गया है यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। ईस्ट कैसा है, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। इसके बाद मैमल्स में कुछ प्रोटीन्स पाई जाती हैं, जैसे कि आपका HSC या फिर HSC17 एंड HSP14, ठीक है ना। ये आपके कहाँ पर पाई जा रही है, मैमल्स में पाई जा रही है।
याद रखना, जब डीएनए के आपका डीएनए के की हेल्प करता है डीएनए जे, डीएनए के की हेल्प करता है डीएनए जे, एंड HSP70 की हेल्प करता है HSP14, ठीक है ना। हम दोनों का पाथवे देखने वाले हैं इसी क्लास में, इम्पोर्टेंट पाथवे हैं, तो आपको वहाँ पर पता लग जाएगा। इसके बाद जो आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है उसमें आपका CAR2 एंड BIP, ठीक है ना। आप ऐसे याद रख सकते हो कि BIP जो रहता है वो कार में बैठता है और ग्रुप में रहता है, ठीक है ना। BIP कार में बैठता है और ग्रुप में रहता है। BIP क्या में बैठेगा, BIP कार में बैठता है, और कार भी कितनी है, दो दो कार है, क्योंकि वो है BIP, ठीक है ना। वो कौन है, BIP, और ग्रुप में बैठता है, और ग्रुप में उसके फॉलोवर हैं 78, ठीक है ना। ग्रुप में उसके कितने फॉलोवर हैं, 78, बट मेरा फॉलोवर तो कोई नहीं है फ़िलहाल में, ठीक है ना, तो कोई नहीं, चलो ठीक है। तो आप इसको याद रख सकते हो ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, यानी कि ER के अंदर आपका BIP है, BIP के पास 2 कार हैं और उसका ग्रुप है, उसके 78 कितने हैं, फॉलोवर्स हैं, ठीक है। इसके बाद आपकी बारी आती है माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, ठीक है ना। माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, एक्चुअली इससे पिछले लेक्चर में मैंने शायद आपको बताया था कि आपके 3 ऑर्गेनल होते हैं जो कि डबल मेम्ब्रेनल ऑर्गेनल होते हैं, ठीक है ना। मैं आपको 2 ही बता पाया था, तो 3 नहीं बता पाया था, तो 3 अब बता देता हूँ। एक तो आपका माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन होता है, ठीक है ना। माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर डबल मेम्ब्रेन, क्लोरोप्लास्ट के ऊपर डबल मेम्ब्रेन, एंड एक आपका न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के ऊपर भी आपकी डबल मेम्ब्रेन होती है। इसके बाद जितने भी ऑर्गेनल सेल्स में बच गए हैं, आई होप आपको ऑर्गेनल और सेल्स में अंतर पता हो, ठीक है ना। ये आपकी अगर सेल्स होती है, ये अगर आपकी सेल्स होती है, तो इसके अंदर जो आपके या तो न्यूक्लियस पाया जा रहा है, या फिर इसी से लगा हुआ आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम्स, ठीक है ना, लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, और आपके क्लोरोप्लास्ट, वैक्यूल्स, ठीक है ना। तो ये सब क्या है, ये हैं ऑर्गेनल, यानी कि इस सेल के ऑर्गेनल, ठीक है ना। तो आई होप आपको इतनी बात पता लगी। तो आपके जो डबल मेम्ब्रेन होते हैं वे कौन कौन से, न्यूक्लियस, यहीं पर आप याद कर सकते हो, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। इसके अलावा जितने भी आपके बचे वे कैसे हैं, सिंगल मेम्ब्रेन है, वे कैसे हैं, सिंगल मेम्ब्रेन। बट यहाँ पर एक ऑर्गेनल आता है जिसके पास, एक नहीं एक्चुअली 2 ऑर्गेनल आते हैं जिनके पास आपकी कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती। तो ये आपके लिए क्वेश्चन है, अगर आपको पता है कि वे कौन से ऑर्गेनल हैं जिनके पास कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, ठीक है ना। मैं इंतज़ार करूंगा, क्योंकि मुझे भी नहीं पता, मुझे भी नहीं याद आ रहा, तो क्योंकि आप ही लोग मुझे बताते हो, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि 3 ऑर्गेनल होते हैं। एक्चुअली किसी ने कमेंट किया तो मुझे पता लगा, ठीक है ना, तो मैंने देखा, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो क्योंकि देखो भाई, मैं आपसे सीख कर आपको ही सिखा रहा हूँ, ठीक है ना। तो आप जो है कमेंट करना कि कौन से ऐसे हैं रियली, ठीक है ना, रियली आप कमेंट करना कि कौन से ऐसे 2 ऑर्गेनल, 2 छोड़ो, आप एक ही ऑर्गेनल बता देना जिसके अंदर सिंगल मेम्ब्रेन रिंग भी नहीं पाई जा रही, ठीक है ना, जिसके अंदर आपका कोई भी मेम्ब्रेन नहीं रह पाई जा रही। तो याद रखना, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट में आपका SSC बन पाया जाता है, SSC बन पाया जाता है, एंड CTHSP70 पाया जाता है, CTHSP70 आपका पाया जाता है, ठीक है ना। तो आपको इन चैप्टर्स के नाम याद रखने हैं। अच्छा चलो, आपने नाम याद कर लिए, बहुत अच्छी बात है। नाम याद करने के बाद अब इनका आते हैं रोल्स के बारे, कि आपको रोल्स का पता होना चाहिए। तो देखो ER में भी ट्रांसलोकेट करेंगे, ठीक है ना। ER के अंदर ट्रांसलोकेट करेंगे, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम चैप्ट्रॉन्स के थ्रू होगा, ठीक है ना। आपके पास जो माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट होता है उसमें भी ट्रांसलोकेशन का ही काम होता है, ठीक है ना। तो ट्रांसलोकेशन का ही काम हो रहा है। बाकी जो आपके यूकैरियोटिक्स होते हैं, यूकैरियोटिक्स में अब देखो, यूकैरियोटिक्स है तो यहाँ पर जो ट्रांसपोर्ट होगा वो थ्रू ऑर्गेनल्स होगा, जबकि ER आपका केवल एक ऑर्गेनल्स था, तो इसलिए ER के अंदर ही ट्रांसपोर्ट होता है। बट यूकैरियोटिक के में क्या है कि आपका पूरा एक सेल्स है, तो सेल्स के अंदर होगा, यानी कि थ्रू आउट ऑर्गेनल टू ऑर्गेनल ट्रांसपोर्ट होने वाला है, इसलिए यहाँ पर ट्रांसपोर्ट एक्रोस ऑर्गेनल मेम्ब्रेन, ठीक है ना, एक्रोस ऑर्गेनल मेम्ब्रेन। प्रोकैरियोटिक में क्या है कि आपका वही के स्टेबलाइज करता है न्यूली सिंथेसाइड
आपके जो प्रोटीन है उसको, ठीक है ना। तो आपको इतना वरी करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं, ठीक है ना। एग्जाम्पल इन चैप्टर्स के आपको याद रखने हैं। इतनी बात पता चली। अब बढ़ते हैं आगे। अब देखो यहाँ पर कुछ और फैमिली है, जैसे कि ग्रोइयल फैमिली एंड ग्रोइयस फैमिली। मैंने आपको बताया था ग्रोइयल की फुल फॉर्म क्या है, ग्रोइयस की फुल फॉर्म क्या है। ग्रोइयल जो होता है आपका, उसकी फुल फॉर्म है ग्रुप ई कोलाई लार्ज, ग्रुप ई कोलाई लार्ज। एंड ग्रोइयस की फुल फॉर्म है आपकी ग्रुप ई कोलाई स्मॉल, ग्रुप ई कोलाई स्मॉल, ठीक है ना। तो अब इनकी सब फैमिली के लिए बात कर लेते हैं। तो याद रखना प्रोकैरियोटिक्स में देखो, अब सब फैमिली कहाँ पर कहा गया कि इनकी कहीं ना कहीं जो आपका, चाहे वो प्रोकैरियोटिक में हो, माइटोकॉन्ड्रिया में हो, आर्किया में हो, यूकैरियोटिक्स में हो, ठीक है ना। तो इनकी जो प्रोटीन है वो कहीं ना कहीं सिमिलर है, कहीं ना कहीं सिमिलर है, बट क्या है, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में पाई जा रही है। और जब हम स्टडी करें कि कंफ्यूज ना हो कि कहाँ की जो प्रोटीन है कहाँ पर है, तो इसलिए इनको डिफरेंट डिफरेंट नाम दे दिए। बट प्रोटीन कैसी है, प्रोटीन में सिमिलरिटी है। सेम आपका 70% जो यहाँ पर HSP70 है, यहाँ पर भी आपकी सिमिलरिटी है, ठीक है ना। कैरेक्टरिस्टिक्स जो है प्रोटीन का वो आपका सिमिलर है, ठीक है ना। इतनी बात पता चली, बहुत अच्छी बात है। अब बढ़ते हैं आपका ग्रोइयल सब फैमिली के बारे में। तो जो ग्रोइयल इकोलाई क्या है, बैक्टीरिया है। इकोलाई क्या है, बैक्टीरिया है। और बैक्टीरिया क्या में आते हैं आपके प्रोकैरियोटिक्स में। बैक्टीरिया कहाँ पर आते हैं आपके प्रोकैरियोट्स में। तो प्रोकैरियोट्स साइटोसोल में कौन कौन से चैप्टर्स पाए जाएंगे, ग्रोइयल एंड ग्रोइयस। इसके बाद जो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया फिर क्लोरोप्लास्ट में आपके हीट शॉर्ट प्रोटीन्स सिस्टीन एंड सीपीएन मतलब क्लोरोप्लास्ट, ठीक है ना, क्लोरोप्लास्ट सिस्टीन, ठीक है ना। और टैन जो है, जो यहाँ पर टैन लिखा हुआ है, ये हेल्प करता है इस सिस्टीन की, ठीक है ना, ये हेल्प करता है, यानी कि एज ए कोफैक्टर की तरह काम करता है। इसके बाद जो आर्कियल है, ठीक है ना, आर्कियल है, याद रखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आर्कियल का दे करके आपसे पूछा जा चुका। जब आप अगर आप अभी तक जो अपने प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर सॉल्व नहीं कर रहे हो, तो एक बार सॉल्व करना स्टार्ट कर दो, ठीक है ना। एक बार सॉल्व करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि उससे आपको पता लगेगा कि आपको कितना पढ़ना है और कहाँ तक पढ़ना है, ठीक है ना। वैसे तो मैं जितना आपको पढ़ा रहा हूँ इनफ है, ठीक है ना, बट एक बार आपको भी पता लगेगा। और अगर आप चाहते हो कि मैं टेस्ट सीरीज़ लेकर के आऊँ, ठीक है ना, जैसे बायोकेमिस्ट्री की टेस्ट सीरीज ले आया, ठीक है ना, तो उससे आपका ही फ़ायदा होने वाला, आपका बेनिफिट होने वाला। तो आप मुझे बता सकते हो। अगर यहाँ पर मुझे 10 कमेंट चमके, ठीक है ना, अगर मुझे 10 से 11 कमेंट चमके कि यस वी आर नीडेड फॉर टेस्ट सीरीज, ठीक है ना, चाहे वो बायोकेमिस्ट्री की हो, जो भी मैं पढ़ाऊँगा उस सब की मैं टेस्ट सीरीज ले आऊँगा। बट ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि क्यों अगर मैं ले आया टेस्ट सीरीज और उसको देखने वाला कोई नहीं हुआ, तो मेरा टाइम वेस्ट हो जाएगा, ठीक है ना, मेरा टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो मैं नहीं चाहता कि मेरा टाइम वेस्ट हो, क्योंकि मेरा टाइम बहुत ज़्यादा कीमती है, ठीक है ना, मेरा टाइम बहुत ज़्यादा कीमती है। तो देखो आर्किया बैक्टीरिया में आपके TF55 एंड थर्मोसोम्स पाए जाते हैं, ठीक है ना। ये थर्मोसोम्स क्या करते हैं, असल में जो डिस्कवरी हुई थी हीट शॉक प्रोटीन की, वो थर्मोसोम्स के ऊपर ही हुई थी। थर्मो का मतलब होता है थर्मल, यानी कि हीट, और सोम्स का मतलब होता है बॉडी। सोम्स का मतलब क्या होता है, बॉडी। देखो बायोलॉजी की कुछ टर्म ऐसी होती है कि उनका जो है कहीं पर भी यूज हो रहा हो मतलब सेम होगा, जैसे कि लाइसिस, लाइगेज मैंने आपको बता दिया है। आइसोमरेज यानी कि एक जैसी प्रॉपर्टी रखना। सोम्स का मतलब होता है बॉडी, जैसे कि आप सुनते हो लाइसोसोम्स, लाइसो का मतलब लाइसिस करना, सोम का मतलब बॉडी, यानी कि लाइसोसोम्स क्या करेगा, लाइसिस करेगा, ठीक है ना, लाइसिस करेगा। और वो कैसा है, यानी कि सोम्स मतलब बॉडी, इसलिए उसको बोल दिया लाइसोसोम्स, ठीक है ना। आपने देखा होगा लाइसोसोम्स में आपके जितने भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, लाइपेज हो, प्रोटीएज हो, ठीक है ना, तो ये सब आपके कहाँ पर पाए जा रहे थे, लाइसोसोम्स में पाए जा रहे थे। हमने बड़े अच्छे से देखा था, ठीक है ना, और अच्छे से हम देखेंगे सेल बायोलॉजी में, ठीक है ना। तो देखो अब इसके बाद आपको पता लगा आर्कियोबैक्टीरियम के TF55 एंड
थर्मोसोम्स होते हैं, TF55 एंड थर्मोसोम्स आते हैं, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट में आपके HSP16 एंड CPN16 आते हैं, ठीक है ना। इसके बाद यूकैरियोटिक साइटोसोल्स, यूकैरियोटिक साइटोसोल्स में आपके TCP1 एंड CCT एंड ट्रिक, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है, CCT एंड ट्रिक आपको याद रखना है, TCP1 आपको याद रखना है, क्योंकि जब हम यूकैरियोटिक में प्रोटीन की आपकी जो है ट्रैफिकिंग पढ़ेंगे, प्रोटीन ट्रैफिकिंग पढ़ेंगे, वहाँ पर ये आपको देखने को मिलेंगे, तीनों के तीनों आपको चैप्टर्स देखने को मिलेंगे। तो आप अभी याद रख लो। देखो इनकी फुल फॉर्म पर मत जाना, कोई मुझसे पूछे ना कि फुल फॉर्म क्या है, मैंने भी आज तक फुल फॉर्म याद नहीं करी, क्योंकि ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके कम से कम आपके 1000, ठीक है ना, 1000 ऐसे मतलब जीन्स के नाम है, कौन फुल फॉर्म याद करे, ठीक है ना, कौन समय वेस्ट करें। यहाँ ATP की फुल फॉर्म याद नहीं है रियलिटी में, ठीक है ना, तो कौन इनकी जो है फुल फॉर्म याद करे। आप बस याद रख लेना कि TCP1, बट मैं आपको जब आगे पढ़ाऊंगा तो मैं इसकी फुल फॉर्म भी ज़रूर बताऊंगा, ठीक है ना। तो जिसको याद करनी है भाई साहब वो याद कर सकता है, जो फ्री है, जो अपना दिमाग लगाना चाहता है, ठीक है ना, कि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, TF ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, थर्मोसिन, हीट शॉक प्रोटीन, CPN यानी कि क्लोरोप्लास्ट है आपका, क्लोरोप्लास्ट प्रोटीन न्यूक्लियोटाइड, इसके बाद TCP चलो मैं वहीं पर आपको बताऊंगा, ठीक है। अब आप कहोगे कि सर आपकी याद तो फुल फॉर्म है, तो आपकी याद भी हो जाएगी, तो चिंता करने वाली बात नहीं है, ठीक है ना। अब बढ़ते हैं आगे। तो अब इनका रोल क्या है कि सेम रोल है कि प्रोटीन की फोल्डिंग में, ठीक है ना, प्रोटीन की फोल्डिंग मतलब प्रोटीन की फोल्डिंग और डिग्रेडेशन से बचाने का काम होता है, ठीक है ना। तो इतनी बात समझ में आ गई, बहुत अच्छी बात है। बट यहाँ पर TCP1 और CCT एंड ट्रिक की याद रखना कि एक्टिन एंड एक्टिन और ट्यूबुलिन की फोल्डिंग करने में हेल्प करता है कौन, TCP1, CCT एंड ट्रिक। जब हम एक्टिन एंड ट्यूबुलिन पढ़ेंगे तब हमको इनको भी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना, तब हमको इनको भी पढ़ना पड़ेगा, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप इनको याद रखना, ठीक है ना। तो इतनी बात समझ में आ गई, बहुत अच्छी बात है। अब बढ़ते हैं आगे। तो देखो ये आपकी ग्रुप ऑफ चैप्रोनिन्स है, ठीक है ना, सॉरी चैप्रोन्स है। तो आप इन चैप्रोन्स को याद रखना चाहोगे तो याद रखना ना, बट एक बार कम से कम इनको पढ़ लेना, ठीक है ना, एक बार कम से कम इनको पढ़ने की कोशिश कर लेना। बट यहाँ पर हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम HSP70 आपका पढ़ने वाले हैं एंड आपका HSP60 हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। तो हम 2 ही पढ़ने वाले हैं, बाकी हम नहीं पढ़ने वाले, ठीक है ना। तो बाकी की बस जहाँ पर हमें ज़रूरत होगी हम वहाँ पर पढ़ेंगे, बट आप इस स्लाइड को एक बार पढ़ लेना, ठीक है ना। आई रिपीट इट, आप इस स्लाइड को एक बार पढ़ लेना। आपको पता है PDF कहाँ से मिलने वाली है, आपको PDF आपको मिलने वाली है टेलीग्राम चैनल से, और आपकी अगर कोई सी भी क्वेरी हो तो आप व्हाट्सअप पे पूछ सकते हो, ठीक है ना। अगर व्हाट्सअप मैं यहाँ पर लिंक नहीं दे पाया तो मेरी दूसरी बायोकेमिस्ट्री की दूसरी क्लास में जा करके आप लिंक ले सकते हो, ठीक है ना। तो इतनी बात समझ में आई, बहुत ही अच्छी बात है। अब बढ़ते हैं आगे। अब हम पढ़ेंगे HSP, जो हमारा मेन टॉपिक है, HSP70 चैप्रोन साइकिल। HSP70 चैप्रोन्स क्या है, HSP17 चैप्रोन ये क्या काम करेगा आपका, एक तो प्रोटीन की फोल्डिंग में हेल्प करेगा, प्रोटीन की फोल्डिंग में हेल्प करेगा, डिग्रेडेशन से बचाएगा, ठीक है ना, डिग्रेडेशन से बचाएगा। तो अब HSP70 अकेला काम नहीं करता, याद रखना, HSP70 अकेला काम नहीं करता, इसको क्या चाहिए, इसके अपने अपने दोस्त हैं। इसके कौन है, इसके अपने दोस्त हैं, जैसे कि HSP मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, HSP14 इसका दोस्त है, ठीक है ना, HSP14 इसका दोस्त है, NEF इसका दोस्त है। NEF की फुल फॉर्म है न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर, ठीक है ना, न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर, ठीक है। तो NEF की आपको भी फुल फॉर्म याद हो जाएगी, क्योंकि इस न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर को हम इतना घिसने वाले हैं ना, बहुत जैसा हम ABCD घिसते हैं, तो इसी प्रकार से हम न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर को घिसने वाले हैं, क्योंकि यहाँ से हमें ATP मिलने की संभावना होती है, ठीक है ना। इतना बस बहुत है आपके लिए कि यहाँ से हमें ATP मिलने की संभावना होती है। इसके बाद ये 2 प्रोटीन होगी। अब और भी प्रोटीन यहाँ पर आती है, जैसे कि आपका एक प्रोटीन है यहाँ पर इन्होंने मतलब इस डायग्राम में नहीं दे रखा, ठीक है ना। जब इस डायग्राम में नहीं दे रखा तो हम भी क्यों याद रखें, फालतू की बात को तो हमें वैसे भी छोड़ना है, ठीक है। तो देखो अब होता क्या है वो देख लो भाई साहब, कि हमारे तैयार थे ऑलरेडी
ATP प्लस HSP70 और ATP, यानी कि ये देखो ये जो फॉर्म है ये आपकी है HSP की और ये जो है ये आपकी ATP, ये क्या है आपकी ATP। तो दोनों हमारे तैयार थे कि भाई साहब कोई भी प्रोटीन बने और हम उस पर जा कर के काम करें, बट उस प्रोटीन पे हमें पता कैसे लगेगा, यानी कि HSP70 को किस प्रकार से पता लगेगा कि हमें उस पर काम करना है। तो वो क्या काम करता है, वो काम करता है आपका HSP40 इसका दोस्त है HSP70 का। तो HSP14 जो है प्रोटीन को लेकर के आएगा, नेसेंट और मिसफोल्ड प्रोटीन को लेकर के आएगा। नेसेंट का मतलब न्यू जो प्रोटीन बनी है उसको लेकर के आएगा HSP14, ठीक है ना। HSP14 लेकर के आ गया और लेकर के आने के बाद इसने अपने दोस्त यानी कि HSP70 को ये प्रोटीन थमा दी। अब इस HSP70 ने क्या करा कि इसने कहा कि यार तूने बहुत अच्छा काम करा, तू इस HSP40 प्रोटीन को लेकर के आया, चल तू थक गया होगा, तू एक काम कर, मेरे पास जो ATP है उस ATP को भी तू रख, ठीक है ना, उस ATP को भी तू रख और तू आराम कर, तू रेस्ट कर, बस तेरा इतना ही काम बहुत है, तेरा इतना ही थैंक्स है कि तू यहाँ पर ATP इस नेसेंट जो प्रोटीन है उसको लेकर के आ गया। इस HSP ने कहा कि ठीक है यार मैं बहुत थक गया हूँ, प्रोटीन को मैं लेकर के आया हूँ तेरे पास और मैं थक गया हूँ, तो मैं अब निकल जाता हूँ यहाँ से। तो HSP14 निकल जाएगा और एक PI निकल जाएगा। PI निकलने का मतलब क्या है, यहाँ पर ATP कन्वर्ट हो जाएगा ADP में। ATP किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ADP में, ठीक है ना। ATP कन्वर्ट हो जाएगा ADP में। अगर यहाँ से एक और PI को बाहर निकाल देते हैं, तो ये फिर कन्वर्ट हो जाता है हमारा AMP में। अब AMP क्या होता है, ADP क्या होता है, ATP क्या होता है, तीनों चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो मेटाबॉलिज्म में आई थिंक मैं आपको पढ़ाऊंगा इसको, ठीक है ना, बट आपको भी थोड़ा पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो इसके बाद आपका PI जो है एक PI निकला, यानी कि ये बन जाएगा कैसा, ADP। तो यहाँ पर HSP70 रह गया, ADP रह गया, HSP17 एंड ADP। अब जो प्रोटीन थी HSP70 ने उसे पकड़ लिया, ठीक है ना। यहाँ पर देखो मुंह खुला हुआ था HSP70 का, बट यहाँ पर मुंह बंद है। तो अब इस HSP के पास प्रोटीन भी है, ठीक है ना, प्रोटीन भी है और काबिलियत भी है। अब ये HSP70 आपकी तरह है, ठीक है ना, HSP70 आपकी तरह है कि इसके पास काबिलियत भी है कि वो अपना CSIR क्वालिफाई कर सके, यानी कि वो इस प्रोटीन को सुधार सके, बट उसके पास नहीं है ATP, ठीक है ना, उसके पास ATP नहीं है। यानी कि उसके पास क्या है कि जैसे कि आपके पास सही रास्ता नहीं है, आपको ये नहीं पता कि किस प्रकार से आपको टॉपिक को कहाँ तक जाना है। तो सेम HSP70 के पास ATP नहीं है जिससे वो अपना कार्य कर सके, ठीक है ना, अपना कार्य कर सके। तो इस HSP70 को अब जरूरत पड़ेगी ATP की, इस HSP70 को अब जरूरत पड़ेगी ATP की। तो ATP के लिए ये अपना दोस्त बुलाएगा जिसका नाम है NEF, अब इसने NEF को आवाज़ मारी कि भाई NEF जरा इधर आ जा, तेरे से काम है मुझे यार, तेरी ज़रूरत पड़ गई है। तो NEF इसका सच्चा वाला दोस्त है, वो इससे आकर के जुड़ जाएगा। जैसे ही जुड़ा, यहाँ पर क्या होने वाला है, ये जो आपका ADP है, ये चेंज हो जाएगा ATP में। ये क्या में चेंज हो जाएगा, ATP में चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ, इस वाली साइड में यहाँ पर अब आपका NEF भी जुड़ा हुआ है, ATP इसने HSP70 को दे ही दिया। तो HSP70 क्या करेगा, अब इसको अच्छे से फोल्ड कर देगा, ठीक है ना, अब इसको अच्छे से फोल्ड कर देगा और यहाँ से अब ये क्या है, या तो फोल्डेड स्टेट में पहुँचा दें, या तो इसको जो प्रोटीन है उसको फोल्डेड स्टेट में पहुँचा दें, यानी कि इसकी नेटिव फॉर्म में पहुँचा दें, या फिर जो इसने प्रोटीन को फोल्ड करी हो सकता है उसमें थोड़ा एरर आ जाए, मिस फोल्डिंग हो जाए, ठीक है ना। तो मिस फोल्डिंग में भी ये चैप्रोन्स पहुंचा सकता है। और अगर मिस फोल्डिंग हो गई तो यानी कि यहाँ पर क्या होएगा, फिर डिग्रेडेशन होएगा। यहाँ पर क्या होएगा, डिग्रेडेशन। यहाँ पर कौन कौन काम करेंगे, या तो आपका प्रोटियोसोम्स काम करेगा या फिर आपका लाइसोसोम्स काम करेगा, ठीक है ना। दोनों को याद रखना, या तो आपका प्रोटियोसोम्स काम करेगा या फिर आपका लाइसोसोम्स काम करने वाला है, ठीक है ना। तो इतनी सी रामायण कथा है। यहाँ पर NEF अब दोबारा से निकल जाएगा, ये कहेगा देख भाई मैंने तुझे ATP दे दी, मुझे भी अपने घर काम है, मैं निकल जाता हूँ, ठीक है। तो इस जो आपका 17S है इसका इतना सा काम था, ठीक है ना। अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा समझ लो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि समझना बहुत ज़रूरी है। आपके पास क्या था,
HSP, ठीक है ना, मैं यहाँ पर अब डायरेक्ट 70 लिख रहा हूँ इसको, HSP 70 था, ATP था, ठीक ना, ATP था। अब ये तैयार बैठे थे कि भाई साहब कोई सी प्रोटीन आए और हम उसको दबोच लें, बट दिक्कत ये थी कि इनके पास कोई सी भी प्रोटीन ऐसा नहीं आ सकती। बट यहाँ पर HSP 70 का एक दोस्त था जिसका नाम था HSP 14, ठीक है ना, जिसका नाम क्या था, HSP 14। तो वो क्या काम करेगा, वो इस एक प्रोटीन पकड़ कर लेकर आएगा इसके लिए, ठीक है ना, इस HSP 70 के लिए, और इससे बोलेगा कि ले भाई तू अब इस प्रोटीन को जो है सुधार दे, तू इस प्रोटीन को जो है, इस प्रोटीन की फोल्डिंग कर दे, ठीक है ना। तो HSP 70 जो है इससे खुश हो जाएगा, और इससे कहेगा कि यार तूने तो भाई साहब दिल जीत लिया, तूने मेरा काम करवा दिया। तो अब HSP 70 कहेगा कि चल तू एक काम कर, मेरे पास जो ATP है, जो धन है, उसे तू ले, तो यानी कि एक PI, ठीक है ना, एक PI यहाँ से वो इसे दे देगा, और जो है इसे कहेगा कि जब तू आराम कर, तू भी यहाँ से निकल जाए, यानी कि HSP 14 है वो यहाँ से बाहर निकल जाएगा। अब बचेगा क्या, एक तो बचेगा आपका यानी कि HSP 17, यानी कि HSP 17 बचने वाला है, एक बचेगा वो आपका ADP, ठीक है ना, क्या बचने वाला है, ADP, ठीक है, और एक क्या बचेगा, यहाँ पर आपकी बचेगी प्रोटीन, ठीक है ना, यहाँ पर आपकी बचेगी प्रोटीन, ठीक है ना, जिसको फोल्डेड होना है। बट यहाँ पर अब कंडीशन एक है इस HSP 70 की कंडीशन एक है कि HSP 70 आप हो, ठीक है ना। पहले आप देखो दयालु थे तो आपने प्रोटीन दे दी, आपका स्वभाव ऐसे ही, आप किसी चीज़ को मना नहीं कर पाते हो, ठीक है ना। बट आप यहाँ पर फंस गए हो कि यार मुझे इस प्रोटीन को भी सही करना है, CSIR भी क्लियर करना है, बट यार कहीं से हेल्प हो जाए तो बहुत अच्छी बात होगी। तो भाई साहब मैं आता हूँ, मैं आपका एक प्रकार से फ्रेंड ही हूँ, ठीक है। तो मैं आता हूँ, मैं कहता हूँ यार कोई बात नहीं, मैं काम करूँगा यहाँ पर NEF का, ठीक है ना। मैं यहाँ पर किसका काम करने वाला हूँ, NEF का, न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर का, यानी कि तुझे ATP मैं प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है ना। तुझे ATP मैं मतलब PI जो है जिससे तू ADP से ATP में चेंज हो जाए, तो तुझे मैं प्रोवाइड करवाने वाला हूँ, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर NEF के साथ आतों के साथ जो है ये HSP 17 प्लस ATP, ठीक है ना, प्लस ATP, इसके बाद यहाँ पर प्रोटीन है, और तुम्हारे साथ जुड़ा हुआ कौन हूँ, जुड़ा हुआ हूँ मैं, ठीक है ना, जुड़ा हुआ हूँ मैं, यानी कि आपका NEF, ठीक है ना, NEF जुड़ा हुआ है। तो अब तुम कहोगे अब किसी बात का डर नहीं है, अब हम CSIR को भी तोड़ेंगे, गेट को भी फोड़ेंगे, और जो ये प्रोटीन है, प्रोटीन को तो हम सुधार कर रख देंगे, ठीक है ना, प्रोटीन को भी सुधार कर रख देंगे। बट यहाँ पर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, सब में होते हैं कि मिस फोल्डेड हो जाते हैं, यानी कि वे थोड़ा जो है ना, मतलब थोड़ा जो है बहकावे में आ जाते हैं कि अभी मतलब टाइम ही हमारे पास इतना नहीं है, हम कैसे कर पाएंगे, हमसे नहीं होगा, मतलब अपनी हज़ार समस्या गिनवा देंगे कि मैं आज बीमार हूँ, मैं आज नहीं पढ़ता। तो उन बीमार वालों के साथ ऐसा ही होने वाला है कि उनके लिए मिस फोल्डिंग होने वाली है, यानी कि चांस उसके लिए मिस होने वाला है। बट जो तैयारी कर रहे हैं सही से, वे फोल्डेड होंगे, यानी कि उनका CSIR क्लियर होना है, और इसी बार होना है। तो देखो भाई, ये डायग्राम ये हो गया आपका HSP 17। अगर आपकी अभी भी समझ में नहीं आया तो आप एक दो बार अपनी तरफ से रिवीजन कर सकते हो, ठीक ना, अपनी तरफ से रिवीजन कर सकते हो। मैंने आपको ये भी समझा दिया। तो ये आपका क्या में हुआ, ये बेसिकली यूकैरियोटिक्स में हुआ, ठीक है ना। तो ये क्या में हुआ, ये आपका हुआ यूकैरियोटिक्स में, यानी कि हमारे अंदर हुआ, ठीक है ना, हमारे अंदर हुआ ये, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे, अब हम बात कर लेते हैं प्रोकैरियोटिक्स में, और वो भी जो 70S फैमिली से बिलोंग करते थे उन्हीं की बात करेंगे हम, यानी कि HSP 70S से बिलोंग करते थे, उन्हीं की बात हम करने वाले हैं, ठीक है ना। तो इतनी बात पता लगी, बहुत अच्छी बात है। अब देखो इसमें होता क्या है, इसमें कौन कौन से प्लेयर होते हैं, तो इसमें भी एक ग्रुप ऑफ प्लेयर होते हैं, ठीक है ना, ग्रुप ऑफ प्लेयर होते हैं। तो जो प्लेयर होते हैं, मैं यहाँ पर नाम लिख देता हूँ। एक तो होता है आपका DNA J, ठीक है ना, कौन सा होने वाला है, DNA J, एंड आपका DNA, ठीक है ना, DNA K, ठीक है ना, DNA K। एक होने वाला आपका GRPE, ठीक है ना, एंड आपके फिर आने वाले हैं GROEL, एंड आपका GROW
आपका ES, GRES, ठीक है ना। तो ये आपके प्लेयर इस प्रोकैरियोटिक्स में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं, ठीक है ना। अब इनका काम कैसे कैसे होता है, कौन क्या काम करता है, वही हमको देखना है बस, ठीक है ना। वही देखना है और वही हमको याद भी रखना है। तो आइए चलो इसको याद रखने की कोशिश करते हैं कि कहानी कहाँ से स्टार्ट हुई, ठीक है ना। तो देखो भाई, अब वही बात है कि हमारा जो DNA, हम यहाँ से बात कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा मैं इसको जूम कर लेता हूँ, ठीक है ना, अगर होता है तो यहाँ से तो ये जूम नहीं हो पा रहा, चलो कोई बात नहीं, ठीक है ना। इतना ही समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो आपके पास क्या था, DNA, ठीक है ना। एक क्या था, DNA था। अब DNA ने एक प्रोटीन को बाइंड करके रख रखा है, प्रोटीन को बाइंड करके रख रखा है। बट ये प्रोटीन क्या अपनी जो है क्वालिटी थोड़ी इंक्रीज कर लेना, मोबाइल की क्वालिटी, जो वीडियो की क्वालिटी है थोड़ी इंक्रीज कर लेना, ठीक है। अब इस DNA ने क्या काम किया कि इस DNA ने एक प्रोटीन को पकड़ कर रख रखा जो कैसी स्टेट में है, नॉन नेटिव प्रोटीन है, यानी कि जो स्टार्टिंग की प्रोटीन है, इस DNA ने प्रोटीन को पकड़ करके रख रखा है। वही काम कर रहा है जो HSP14 कर रहा था, वही काम कर रहा है जो HSP14 कर रहा था, ठीक है ना। अच्छा, अब इसने प्रोटीन को पकड़ कर रख रखा। अब DNA के जो है, DNA के ATP के साथ वेट कर रहा था इसका, ठीक है ना। DNA के यहाँ पर काम कर रहा आपका कैसा, HSP70 की तरह, HSP70 की तरह DNA काम कर रहा है, ठीक है ना। तो DNA के ATP के साथ बैठा था कि यार कोई मिले मुझे, प्रोटीन ला करके दे, और जैसे ही वो मुझे प्रोटीन ला करके देगा मैं उसको सुधार कर जो है फोल्डेड स्टेट में करने वाला हूँ, ठीक है ना। तो देखो जो DNA, हाँ यहाँ पर मैं एक बात और बता देना चाहता हूँ, जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप के एडमिन हैं उन सब को थैंक्स है पहली बात तो, क्योंकि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि वे ग्रुप को मेंटेन करके चलना है, ठीक है ना। ग्रुप में कोई भी ऐसी जो मतलब कोई एक्स्ट्रा वो नहीं मिल रही, कोई भी निगेटिविटी फ्रिक्वेंसी, तो उनके उसके लिए जितने भी ग्रुप में एडमिन हैं तो उनका दिल से जो है वो थैंक यू है, ठीक है ना। तो ये बात कहनी थी मुझे, वैसे तो पहले कहनी थी बट अभी याद आ रही, क्योंकि वो कहते हैं ना कि जब जागो जब सवेरा, तो अभी याद आई तो मैंने इसलिए बता दी। तो यहाँ पर DNA क्या था, DNA नेटिव जो आपकी नॉन नेटिव प्रोटीन थी उसको ले जा करके सौंप देता है DNA को, ठीक है ना। अब यहाँ से DNA सेम वही डायलॉग मारेगा कि यार भाई साहब बहुत अच्छा करा तूने, ठीक है ना, जो लिया आया तू चल आराम कर। तो DNA बाहर निकल जाएगा यहाँ से, ATP की हाइड्रोलाइसिस हो जाएगी, यानी कि अब DNA कैसा बचेगा, DNA आपका बचेगा जो कि है ADP के रूप में। यहाँ पर ADP प्लस जो प्रोटीन है NDN है वो बचने वाला है, यानी कि सेम वही प्रोसेस हो रहा है जो पीछे हो रहा था, ठीक है ना, सेम वही प्रोसेस हो रहा है। तो अब ये ADP के रूप में बचा हुआ है, ठीक है ना, ADP के रूप में बचा है। अब इसको चाहिए भाई साहब आपकी जो है कुछ कोई ऐसा चाहिए जो आपको क्या करे, जो इसको जो इस DNA को ADP से ATP में चेंज कर दे, तभी ये कर पाएगा। तो इसके लिए आता है ग्रुप E, ठीक है ना, GRPE आता है। GRPE क्या कहेगा कि चल यार कोई नहीं, तू मेरा दोस्त है, DNA के तू मेरा दोस्त है, मैं तुझे जो है ATP प्रोवाइड कराऊंगा। तो ये GRP जो कराएगा इसको ATP से बाइंड कर, मतलब ATP दे देगा, ठीक है ना, ATP दे देगा। तो यहाँ पर अब कौन कौन जुड़ा हुआ है, ये तो है आपका GRP, ठीक है ना, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ GRPE, ठीक है ना, ये क्या है आपका GRPE, ठीक है। और ये क्या है, ये आपका DNA के, ठीक है, यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं ये N जो है स्मॉल है, इस बात का याद रखना, DNA के, ठीक है ना, क्या है ये DNA के, ठीक है। अब इसके बाद ये आपकी ATP थी, ATP से आपका क्या जुड़ा हुआ है, ये जुड़ा हुआ है आपका कोई भी नॉन नेटिव प्रोटीन। तो अब जो है मशीनरी तैयार होगी, अब मशीनरी तैयार हो गई। अब ये DNA कहेगा ठीक है भाई साहब, अब मैं जो हूँ अपने काम पे लग रहा हूँ, जैसे कि आप अपने काम पे लग गए हो। तो DNA जो अपने काम पे लगेगा और भाई साहब वो प्रोटीन बनाना स्टार्ट कर देगा। क्या करेगा, प्रोटीन का बनाना स्टार्ट कर देगा, यानी कि प्रोटीन को नेटिव फॉर्म में लेकर के जाएगा, यानी कि प्रोटीन के जो फंक्शन फॉर्म है उस फॉर्म में लेकर के जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ से याद रखना, यहाँ से 2-3 रिएक्शन होती है। एक तो ये डायरेक्ट अपना जो है नेटिव फॉर्म में ले जाए डायरेक्ट, या फिर अगर कोई ज़्यादा बड़ा सुधार होना है, अच्छे से प्रोटीन की फोल्डिंग होनी है,
तब ये इस प्रोटीन को दे देगा GRO-EL या फिर ES के पास। किसको दे देगा? GRO-EL या फिर ES के पास, जो कि एक दूसरे टाइप की प्रोटीन होती है, ठीक है ना। और GRO-EL एंड ES आपकी प्रोकैरियोटिक्स में पाई जाती है, बट यहाँ पर जो है दूसरी फैमिली होती है, ये HSP17 फैमिली नहीं होती। बट यहाँ पर चूंकि HSP17 की बस की नहीं था प्रोटीन को फोल्डिंग कर पाना सही से, तो इसने क्या काम किया, इसने GRO-EL एंड ES को दे दिया कि ले भाई तू ये वाली प्रोटीन पकड़ और तू इसको भी सही कर दे, क्योंकि मेरे से नहीं हो पा रहा, ठीक है ना। तो इसने कहा कि चलो सही है, कोई बात नहीं। और याद रखना जो चैप्रोनिन है, चैप्रोनिन बोलते हैं आपका HSP, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ HSP16 को, ठीक है ना। या तो वो GRO-EL-ES को दे देगा, ठीक है ना, और जिसको हमने बोला HSP16, ठीक है ना, जिसको हमने क्या बोला, HSP16 बोला। और देने के बाद यहाँ से बाहर निकल जाएगा, यानी कि यहाँ पर आपका क्या होने वाला है, DNA के, जो J नहीं है सॉरी, जो DNA के है आपका, DNA के एंड ATP बाहर निकल जाएंगे, और जो आपका GRP था वो भी बाहर निकल जाएगा, तो लास्ट में कौन बच रहा है, DNA के बच रहा है आपका, एंड आपका ATP बच रहा है, ठीक है ना। DNA के बच रहा है एंड आपका जो है ATP बच रहा है, ठीक है ना। तो ये डायग्राम समझ में आया या फिर इसको दोबारा से समझाऊं, ठीक है ना। आप एक बार वीडियो को थोड़ा पीछे जा करके जहाँ से स्टार्ट किया था वहाँ से देखना, सेम वही है जो आपका मैंने HSP17 में बताया, ठीक है ना, सेम वही है। तो अब थोड़े से स्टेटमेंट पढ़ लिए जाए, आप बताओ स्टेटमेंट पढ़ने हैं या फिर नहीं पढ़ने, या समझ में आ गया। तो जब भाई साहब यहाँ तक आए हैं तो स्टेटमेंट ज़रूर पढ़ लेते हैं, क्योंकि स्टेटमेंट पढ़ने से क्या होता है, हमको जो है कॉन्फिडेंस आता है, ठीक है ना, कॉन्फिडेंस आता है। तो याद रखना DNA J बाइंड टू द अनफोल्डेड और पार्शली फोल्डेड प्रोटीन एंड देन DNA के, यानी कि जो DNA J है वो अनफोल्डेड या फिर नॉन नेटिव प्रोटीन को बाइंड करके रखता है, और बाइंड करने के बाद वो पहुंचा देता है इसको DNA K के पास, ठीक है ना, DNA K के पास पहुंचा देता है। स्टेटमेंट क्लियर, किसी कोई शक नहीं होना चाहिए। इसके बाद DNA J स्टिमुलेट ATP हाइड्रोलाइसिस बाय DNA K ADP बाइंड टाइटली टू बी अनफोल्डेड प्रोटीन, यानी कि DNA J जो होता है, DNA J अब क्या काम करेगा, ATP हाइड्रोलाइसिस करेगा, यानी कि एक PI लेकर के यहाँ से निकलता हुआ बनेगा, यानी कि अपनी सैलरी ली DNA J ने और यहाँ से निकलता हुआ बन गया। जबकि ये DNA K इसका दोस्त था, बट भाई साहब बिना पैसों के कुछ नहीं होता, ठीक है ना। आज की डेट में क्या, पहले से आप देखते हो यार, हो कोई ऐसा नहीं है जो बिना कुछ किए पढ़ा दे, ठीक है ना। मेरी बात अलग है, वो भूल जाओ फिलहाल में अभी, ठीक है। तो यहाँ पर ATP हाइड्रोलाइसिस हुआ DNA J के साथ और वो निकल गया। तो अब यहाँ पर कौन बचा आपका, यहाँ पर बचा आपका ADP बाइंड्स टाइटली टू बी अनफोल्डेड बाय DNA K, यानी कि DNA K बचा। तो देखना होगा आपका क्या बचा हुआ है, DNA K ADP बाइंड के थ्रू बचा हुआ है, ठीक है ना। इतना ये वाला आपका पॉइंट समझ में आया, बहुत अच्छी बात है। इन बैक्टीरिया द न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर, ये क्या होता है, GRP जो होता है एज ए कैसा वर्क करता है, न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर का काम करता है, ठीक है ना, न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर की तरह काम करता है, यानी कि GRPE स्टिमुलेट रिलीज ऑफ ATP, यानी कि जो GRPE है यह ATP प्रोवाइड कराएगा, ठीक है ना, ATP प्रोवाइड कराएगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसके बाद ATP बाइंड टू DNA के द प्रोटीन डिसोसिएशन, यानी कि अब प्रोटीन जो है बन के डिसोसिएट हो जाएगी, ठीक है ना, बननी स्टार्ट हो गई, और बननी स्टार्ट होने के बाद में आपकी जो है प्रोटीन सही से फोल्डेड हो जाएगी। सही से फोल्डेड नहीं हुई तो वो चली जाएगी GRO-EL पे एंड ES पे। एक लास्ट का जो इसमें लिखने से रह गया, इसके बाद जो है नंबर 5 आप चाहे तो अपनी तरफ से लिख लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कि आपका सबसे लास्ट में DNA K बचने वाला है, वो भी ATP के साथ, और जो आपका GRPE था वो रिलीज कर देगा उसको, ठीक है ना, ये इससे जो है रिलीज कर देगा, यानी आउट हो जाएगा। यानी कि ATP DNA के साथ फिर दोबारा से रेडी है कि क्या करने के लिए, प्रोटीन की फोल्ड करने के लिए, ठीक है ना, प्रोटीन को फोल्ड करने के लिए। इतनी बात समझ में आई तो बता दो भाई साहब, नहीं तो भी बता देना, ठीक है। अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे और कुछ और नया जानने की कोशिश यहाँ पर हम करेंगे, ठीक है। तो ये रहा, हम आगे बढ़ गए।
अब देख लेते हैं HSP60 के बारे में। अभी तक हमने पीछे देखा था आपका HSP70 के बारे में, ठीक है ना। तो HSP60 क्या है? द HSP60 16 किलो डाल्टन का होता है एंड हीट सोक प्रोटीन होता है, आर एब्यूडेंट इन प्राकैरियोटिक यूकैरियोटिक, यानी कि आपका प्राकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों में पाया जाता है, ठीक है ना। HSP16 मोनोमर्स फॉर्म 2 हेप्टोमेरिक रिंग, यानी कितनी हेप्टोमेरिक रिंग बन रही है आपकी 2 हेप्टोमेरिक रिंग बन रही है। हेप्टोमेरिक का मतलब होता है 7, ठीक है ना, 7, ठीक है ना। देखो यहाँ पर आपकी कैसा होगा डायग्राम, कैसा होगा ये 2 हेप्टोमेरिक रिंग क्या होता है, मैं आपको थोड़ा सा बना करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपकी इस प्रकार से 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है ना। एक रिंग ये बन गई है आपकी, ठीक है ना, एक रिंग आपकी ये बन गई है और एक रिंग इसकी इसी के नीचे बनने वाली है आपकी, यानी कि अगर मैं बना करने की कोशिश करूँ, मेरी ड्राइंग जो है ना सबसे भद्दी ड्राइंग है मेरी। 1 2 3 4 और 5 भी इसके बाद एंड छठी यहाँ पर, ठीक है ना, छठी यहाँ पर, यानी कि इस प्रकार से 2 रिंग बन जाएंगे, ठीक है ना, 2 रिंग बन जाएगी। और एक रिंग में कितना आपका है 7 है, ठीक है ना, इसलिए बोला इसको हेप्टामेरिक, इसलिए इसको क्या बोला, हेप्टामेरिक। डायग्राम हम अभी आगे देखेंगे, डोंट वरी, ठीक है ना, डोंट वरी। तो देखो HSP16 मोनोमर फॉर्म 2 हेप्टोमेरिक रिंग दैट बाइंड टू द सरफेस ऑफ लीनियर प्रोटीन एंड कैटेलाइज देयर फोल्डिंग इन ATP डिपेंडेंट प्रोसेस, यानी कि ये जो आपका HSP14 है वो कैसे काम करने वाला है, वो आपका ATP डिपेंडेंट मैनर में काम करने वाला है। वैसे तो ऑल जो है आपके जितने भी चैप्टर्स है भी आपका ATP डिपेंडेंट मैनर में काम कर रहे हैं, बट यहाँ पर स्पेसिफिक बात यह है कि आपका 7 हेप्टोमर है, 7 आपको क्या चाहिए होती है, ATP चाहिए होती है। 2 रिंग है इसलिए 7 दूनी 14, यानी कि 14 ATP आपको चाहिए होते हैं। इतनी बात समझ में आई, बहुत बढ़िया बात है। अब चैप्रोन्स की 2 फैमिली होती है बेसिकली, HSP16 एंड GRO-EL, ठीक है ना, HSP16 एंड GRO-EL। HSP16 की हेल्प करता है HSP10, ठीक है ना, और GRO-EL की हेल्प करता है GRO-ES, ठीक है ना। तो जो आपका HSP16 एंड 10 होता है वो यूकैरियोट्स में पाए जाते हैं, जबकि आपका GRO-EL एंड GRO-ES आपका प्रोकैरियोट्स में पाए जाते हैं। सेम वही जैसा हम HSP70 था तो ये मेन चैप्रोन्स था, बट जो को चैप्रोन्स था इसका वो कौन था, HSP14, कौन था, HSP14। सेम इसी प्रकार से HSP16 हेल्प कर लेगा HSP10 की एंड GRO-EL हेल्प लेगा GRO-ES की, ठीक है। इतनी बात समझ में आई, किसी को भाई कोनो दिक्कत हो तो बता देना, ठीक है ना, कोई दिक्कत हो तो बता देना। अब चलते हैं देखो आगे, वैसे तो यहाँ पर मैंने आपको ये बता दिया है, तो अब आगे चलने की कोशिश करते हैं। तो अब ये आपका डायग्राम आ जाता है HSP16 का, ठीक है ना। तो आप याद करो जब हम प्रोकैरियोटिक्स में हमने ये वाला डायग्राम देखा था, ये वाला, तो यहाँ पर हमने कहा था कि जो प्रोटीन फोल्डेड स्टेट में नहीं गई तो अब हेल्प लेनी पड़ेगी इस GRO-EL एंड GRO-ES की, ठीक है ना। अब किसकी हेल्प लेनी पड़ेगी, इस GRO-EL एंड GRO-ES की। तो अब कहानी हम यहीं से स्टार्ट करते हैं और हम पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक्स में, ठीक है ना। अब हम सबसे पहले प्रोकैरियोटिक्स में देख लेते हैं। तो आपका ये क्या है, ये आपका प्रोकैरियोटिक्स है, ठीक है ना, प्रोकैरियोटिक्स है। तो यहाँ पर देखो क्या होने वाला है, तो जो आपका GRO-EL के लिए प्रोटीन आ गई थी, प्रोकैरियोटिक्स में। यहाँ पर आपके हेप्टामर 2 हेप्टामर रिंग है, गिन लो 1, यानी कि ये आपका 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 है, इसको क्या बोला, हेप्टामर, ठीक है ना, इसको बोला हेप्टामर। 2 रिंग है, यानी GRO-EL की आपकी कितनी रिंग होने वाली है, 2 रिंग होने वाली है, ठीक है ना। GRO-EL की आपकी 2 रिंग होने वाली है, ठीक है ना। अब GRO-EL के लिए देखो, जो वहाँ से जो उसने छोड़ दी थी ना, आपका किसने छोड़ दी थी, प्रोकैरियोटिक्स में जो सही से फोल्डिंग नहीं हुई थी DNA-J और DNA-K सिस्टम से, वो प्रोटीन अब यहाँ पर आ जाएगी। अब ये GRO-EL और ES बोलेगा कि चलो यार भाई साहब जो है तुमसे ना हो पाएगा, इसको अब हम करेंगे। तो ये इस प्रोटीन को जो है अपने अंदर, ठीक है ना, अपने अंदर ले लेगा
और अब एक दूसरी प्रोटीन आएगी जिसका नाम है ग्रो-ईएस। ग्रो-ईएस क्या काम करेगी, ग्रो-ईएस एज ए लीड का काम करेगी, ठीक है ना, ग्रो-ईएस लीड का काम करेगी, ठीक है। तो ग्रो-ईएस क्या का काम कर रही है, लीड का काम कर रही है। अब लीड आएगी, पहला इसमें प्रोटीन मतलब प्रोटीन ले लेगा, फिर लीड। ऐसे समझो जाए कुकर है, कुकर में आपने दाल रख दिया, पानी रख दी, ठीक है, नमक डाल दी। अब उसमें जो है ढक्कन लगाओगे, और ढक्कन सेम ढक्कन का काम कौन कर रहा है, ग्रो-ईएस कर रहा है। और जो कुकर है, कुकर कौन है यहाँ पर, ग्रो-ईएल है, ठीक है ना, ग्रो-ईएल है। यहाँ पर अब जो है एटीपी का आदान प्रदान होगा। एटीपी का आदान प्रदान होने के बाद यहाँ पर जो है अगर होता है सही, अगर मार पीट के दाल बनती है बढ़िया, ठीक है ना, यानी दाल सही से घुल गई, तो यानी कि प्रोटीन सही से फोल्ड हो गई। दाल अगर किसी वजह से इससे सही से नहीं घुल पाई तो आपकी मिस फोल्ड हो जाएगी, यानी कि यहाँ से भी देखो, यहाँ से भी मिस फोल्ड हो रही है। कभी आपने देखा होगा कि कुकर में जो है दाल जल जाती है, दाल लग जाती है, या फिर आपकी दाल सही से गल नहीं पाती। तो सेम यहीं पर भी होता है कि आपका किसी कारणवश जो है कभी कभी प्रोटीन की फोल्डिंग नहीं हो पाती सही से, और वो मिस फोल्ड हो जाती है, ठीक है ना, मिस फोल्ड हो जाती है। और मिस फोल्ड अगर हो गई तो यहाँ पर क्या होने वाला है, सेम वही प्रोसेस डिग्रेडेशन का, सेम प्रोसेस होने वाला आपका डिग्रेडेशन का, ठीक है ना। तो इतनी सी कहानी थी जो आपको सुनानी थी, इतनी सी कहानी थी जो आपको सुनानी थी। बाकी आपकी मर्जी है, आप सुनो या ना सुनो, क्योंकि अब जो है इसी प्रकार से सेल सिग्नलिंग और सेल बायोलॉजी में तो टोटल कहानी भरी पड़ी है। थोड़ा बायोकेमिस्ट्री थोड़ा बेसिक था, इसलिए उसमें आपको टर्म यूज करने की जरूरत थी। मैं बता रहा हूँ सेल सिग्नलिंग में कम से कम आपके 15 पाथ थे, और 15 पाथ थे यानी कि 15 कहानी। आप तो केवल बैठ जाना और कहानी सुनना आराम से बस, ठीक है ना। तो कहानी के रूप में हम चलने वाले हैं, इसी प्रकार की कहानी रहेगी, कड़ी से कड़ी जोड़ेंगे, ठीक है ना। डायरेक्टर मैं रहूँगा, यानी कि सुनाने वाला मैं रहूँगा आपको, तो देख लेना, ठीक है। अब देखो इसके बाद HSP60 यहाँ पर देख लो, सेम वही हो रहा है, सेम वही है, ठीक है ना, सेम वही है प्रोकैरियोटिक में जो मैंने आपको यहाँ पर समझाया है, जो मैंने यहाँ पर आपको समझाया है, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आ गई आपकी तो आपकी बल्ले बल्ले है, अगर इतनी बात समझ में नहीं आई तो आपकी समझ लो टल्ले टल्ले है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। अब बढ़ते हम एक नए टर्म के ऊपर जिसको बोलते हैं पेरियोन्स, ठीक है ना। अब थोड़े माइक्रोबायोलॉजी वाले जो स्टूडेंट है ना, वे ज़्यादा उछलना ना, ठीक है ना, माइक्रोबायोलॉजी वाले स्टूडेंट और बायोटेक्नोलॉजी वाले स्टूडेंट ज़्यादा उछलना ना कि हम सर हमने तो पेरियोन्स बैरियोन्स इनको एज ए प्रोटीनियस पढ़ा था कि जो ये वायरस से भी छोटे होते हैं बट ये डिजीज कोज करते हैं, और ये लिविंग्स मतलब नॉन लिविंग एज ए नॉन लिविंग्स होते हैं, और नेचर में जो है ऐसे ही पाए जाते हैं। तो भाई साहब हमें भी पता है कि ये ऐसा होता है, क्योंकि थोड़ी बहुत माइक्रोबायोलॉजी हमने भी पढ़ी है, बट यहाँ पर ध्यानपूर्वक सुनना, ठीक है ना, यहाँ पर ध्यानपूर्वक इसको सुनने की कोशिश करना आप, ठीक है। तो देखो जो पेरियोन्स होते हैं आपके, द टर्म पेरियोन बाज कोइंड टू मीन प्रोटीनेशियस इन्फेक्शन पार्टिकल्स, यानी कि जो पेरियोन्स होते हैं आपके वो प्रोटीन के बने हुए इन्फेक्शन पार्टिकल्स होते हैं, प्रोटीन के बने हुए इन्फेक्शन पार्टिकल होते हैं। इसके बाद पेरियोन्स आर बिट्स ऑफ द मिसफोल्डेड प्रोटीन दैट हैव द एबिलिटी टू स्प्लिट बाय मेकिंग अदर प्रोटीन्स मिसफोल्ड, यानी कि अगर जो आपके मिसफोल्डेड प्रोटीन है वे सही नहीं हो पाई, वे डिग्रेडेशन नहीं हो पाई, तो आपका पेरियोन्स में बदलने के चांस हो जाते हैं उसके। और अगर वो पेरियोन्स में एक बार बदल गए, ठीक है ना, वो प्रोटीन आपकी पेरियोन्स में बदल गई एक बार, ठीक है, तो इसके बाद क्या होने वाला है, इसके बाद ये जो पेरियोन्स है, ये जो कोई दूसरी प्रोटीन फोल्ड हो रही है, उन पर भी अपना इफेक्ट जा करके शो करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है ना, उन पर भी अपना जो इफेक्ट है वे जा करके शो करेंगे, ठीक है ना। इट टर्न आउट दैट पीआरपी याद रखना, पीआरपी नॉर्मली एग्जिस्ट इन द हेल्दी स्टेट सेलुलर पेरियोन प्रोटीन्स, यानी कि अगर आपकी कोई भी मिसफोल्डेड प्रोटीन बनी बट वो एक आपकी पीआरपी यानी कि पीआरपी फॉर्म में है, तो हम उसको बोलेंगे कि चलो नॉर्मली है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, शरीर को कोई भी ज़्यादा इतना इफेक्ट नहीं होने वाला। बट
अगर वो चेंज हो गई, वो अगर चेंज हो गई आपका PRPS से, ठीक है ना। एक्चुअली मैं इसको यहाँ पर सही से लिख दूँ, ठीक है ना। एक होती है आपकी PRP, ठीक है ना, PRP, जिसको हम नॉर्मली बोलते हैं। अब इसकी दो फॉर्म होती है, एक हो सकती है आपकी PRP और इसके ऊपर C ये वाला, ठीक है ना। अगर ये फॉर्म है यानी कि नॉर्मल फॉर्म है, ये फॉर्म है यानी कि नॉर्मल फॉर्म है। बट वहीं पर अगर यहाँ अगर आपको ये लिखा हुआ दिखे कि PRPSC, ठीक है ना, PRPSC ये इसके ऊपर है। एक्चुअली अगर आपको पता हो कि मतलब जो घात होती है या फिर किस प्रकार से मैं टाइपिंग कर सकता हूँ, अगर आपको पता है तो आप मुझे ज़रूर बता सकते हो, क्योंकि मुझे नहीं पता और मैं नहीं चाहता कि मेरा टाइम, वैसे देखो पता करने से सब चीज़ पता हो जाता है, बट मेरा 1 घंटा या 1.5 घंटे का नुकसान हो जाएगा। मैं नहीं चाहता मेरा 1-1.5 घंटे का भी नुकसान हो, ठीक है ना। क्योंकि जीवन में जिसने समय की कदर नहीं करी उसने किसी चीज़ की भी कदर नहीं करी, ठीक है ना। तो अगर आपको पता है तो आप मुझे बता देना। तो देखो यहाँ पर द टर्न आउट दैट PRP नॉर्मली एग्जिस्ट इन द हेल्दी स्टेट सेल कॉल्ड द पेरियन प्रोटीन PRPC। उसको क्या बोलेंगे, PRPC, ठीक है ना, PRPC बोलेंगे, यानी कि ये वाला PRPC। बट इट इज कैपेबल ऑफ मिसफोल्ड इनटू स्क्रैपी पेरियन प्रोटीन, स्क्रैपी S फॉर स्क्रैपी आपका पेरियन प्रोटीन, ठीक है ना, स्क्रैपी, ठीक है ना, याद रखना PRPC। यानी कि अगर आपका PRPC मिल गया तो यहाँ पर क्या होने वाला है, मिसफोल्ड, मतलब मिसफोल्डेड है, यानी कि आपकी डिजीज कंडीशन है, ठीक है ना। और याद रखना अगर PRPSC हो गया तो ये दूसरी जो प्रोटीन बन रही है, उस पर भी इफ़ेक्ट डालने वाली है, तो इस PRPSC से बच करके रहना पड़ेगा। 1 पार्टिकल ऑफ PRPSC कैन बी कोज अदर PRPC टू कन्वर्ट इनटू PRPSC, यानी कि PRPSC अगर एक बार बन गया तो हो सकता है कि आपका PRP जो C है, जो नॉर्मल कंडीशन है, उसको भी ये कन्वर्ट कर दे PRPSC, यानी कि ये PRPSC जो है गंदा बच्चा है, और अगर इसकी संगत में कोई आ गया तो भाई साहब उसका वो भी कैसा बन जाएगा, वो फिर भी वो PRPSC बन जाएगा, ठीक है ना, PRPSC बन जाएगा। तो आप इतनी बात याद रख सकते हो, इतनी बात आपको याद रखनी पड़ेगी। अब इसके बाद क्या है कि PRPC, ठीक है ना। अब हम देख लेते हैं मैं इसको यहाँ पर थोड़ा सा रफ़ कर देता हूँ, तो अब हम देखेंगे PRPC यानी कि आपकी जो नॉर्मल कंडीशन है उसको, एंड PRPSC जो आपकी डिजीज कंडीशन है उसको, कि इन दोनों में क्या अंतर होता है आपका, ठीक है ना। एक्चुअली मुझे है जुकाम, तो मुझसे एक तो बोला नहीं जा रहा, ठीक है ना, और पता नहीं जाने क्यों नाक में मेरी कीड़ी चल रही है, बहुत मीठी से इतनी बढ़िया खा जा रही है ना, ठीक है ना। किसी ने कहा भी है कि ज़िंदगी का मज़ा या तो राज में या फिर खाज में, ठीक है ना, ज़िंदगी का मज़ा या तो राज में या फिर खाज में। तो सेम वही है कि मेरी नाक में इतनी तेज़ खा जा रही है, कीड़ी चल रही है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो बट कोई बात नहीं, यहाँ पर हम बात करेंगे PRPC की, ठीक है ना। PRPC जो कैसी कंडीशन में है, नॉर्मल कंडीशन में है। तो नॉर्मल फॉर्म होती है ये, ठीक है। लिपिड लिंक प्रोटीन यानी कि GPI लिंक्ड होती है। अब ये GPI लिंक्ड क्या होता है, तो जब हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम लिपिड लिंक प्रोटीन को जानेंगे, और एक्चुअली लिपिड को हम सेल बायोलॉजी में पढ़ने वाले हैं, बायोकेमिस्ट्री में लिपिड को नहीं पढ़ेंगे। उसके पीछे एक रीज़न है, तो वो रीज़न मैं आपको वहीं पर बताऊँगा, ठीक है ना। कभी यहाँ पर कोई बायोकेमिस्ट्री में ये कहे कि सर हमने तो हमें लिपिड पढ़ना है और लिपिड आप बायोकेमिस्ट्री में पढ़ा दो, तो भाई होल्ड डाउन, ठीक है ना, क्योंकि हम जो है लिपिड को सेल बायोलॉजी में पढ़ेंगे, ठीक है ना। जब हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे तब हम इसको पढ़ने वाले हैं वहाँ पर, ठीक है। इसके बाद ग्लाइकोसाइलेशन मतलब जो आपके ग्लूकोज होते हैं, सुक्रोज होते हैं, यानी कार्बोहाइड्रेट का अटैचमेंट होना, यानी कि आपकी कोई सी भी प्रोटीन बन के आती, इससे जब आपके कोई भी ग्लूकोज अटैच हो जाए या फिर सुक्रोज अटैच हो जाए या फिर किसी भी प्रकार का कार्बोहाइड्रेट अटैच हो जाए, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं ग्लाइकोसाइलेशन। तो यहाँ पर ग्लाइकोसाइलेशन होगा। प्रेजेंट इन नर्वस टिश्यू, यानी कि आपका जो है
पीआरपीसी का होने वाली है, नर्वस टिश्यू में प्रेजेंट होने वाली है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनाती है, उसमें भी अल्फा हेलिक्स डोमिनेंट फॉर्म में बनता है, ठीक है ना, उसमें भी अल्फा हेलिक्स डोमिनेंट फॉर्म में बनता है। और कौन सा वाला, तो याद रखना राइट अल्फा हेलिक्स डोमिनेंट फॉर्म में बनता है। इसके बाद प्रोटीएज सेंसिटिव होता है, ठीक है ना। प्रोटीएज का मतलब क्या होता है, प्रोटीएज का मतलब क्या होता है कि जो आपको प्रोटीन को डिग्रेड कर दे, ठीक है ना, जो प्रोटीन को डिग्रेड कर दे तो उसके लिए सेंसिटिव होता है, ठीक है ना। अब याद रखना सेंसिटिव क्या होता है, ये टर्म आई थिंक आपको पता हो, सेंसिटिव क्या होता है, नॉन सेंसिटिव क्या होता है, नहीं पता तो गूगल कर लेना भाई, ठीक है ना। इसके बाद पीआरपीएससी जो आप चलते हैं हम डिजीज कंडीशन में, जो हमारे पेरियोन्स बनने हैं, तो ये डिजीज फॉर्म करते हैं। कैसी फॉर्म करते हैं, डिजीज फॉर्म करते हैं। सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसमें भी बीटा प्लेटेड सीट्स जो होती हैं आपकी डोमिनेंट होती हैं, ठीक है ना। बीटा प्लेटेड सीट्स जो होती हैं वे कौन सी होती हैं, डोमिनेंट होने वाली हैं। इसके बाद प्रोटीएज रेसिस्टेंट, यानी कि प्रोटीएज जो एंजाइम्स है उसके प्रति रेसिस्टेंट होते हैं, ठीक है ना। इसके बाद डिजीज ओनली अकर इन एनिमल, जो पेरियोन्स होते हैं केवल और केवल एनिमल में ही डिजीज कोज करते हैं। इसका मतलब किसी भी प्लांट में भी डिजीज कोज नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो आप ये बात याद रखना। अब डिजीज कौन कौन सी हो सकती है, तो स्पंजिफॉर्म एन्सेफेलोपैथेसिस आपने पढ़ा होगा, सुना होगा, अगर सुना है बहुत अच्छी बात है, नहीं सुना तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नाम तो याद रख सकते हो, स्पंजिफॉर्म एन्सेफेलोपैथिस। यहाँ पर क्या होते हैं, जो हमारा मस्तिष्क होता है, ठीक है ना, उसमें स्पंज बनने स्टार्ट हो जाते हैं। स्पंज किसके होते हैं, प्रोटीन के होते हैं, ठीक है ना, जिससे मैडनेस, जिससे पागलपन का दौरा या फिर मतलब जो दिमागी हालत होती है ना वो बेकार होने लगती है, ठीक है ना। तो जब हमारे प्रोटीएज जो है पीआरपीएससी का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है ना। इसके बाद अगर ये कंडीशन ह्यूमन में आए, अगर ये कंडीशन ह्यूमन में आए तब उस डिजीज को बोल देंगे क्रू डिजीज, ठीक है ना। अगर शिप में आए, शिप मतलब भेड़, ठीक है ना, तो उसको बोलेंगे तब स्क्रैपी, उसको बोलेंगे स्क्रैपी। और यही डिजीज अगर काऊ में आ जाए तो इसको बोलेंगे मैड काऊ डिजीज, तो इसको क्या बोलेंगे, मैड काऊ डिजीज। तो तीनों के नाम एक्चुअली 4 नंबर में, अब आप सोच सकते हो कि 4 नंबर में पूछा जा चुका है यही क्वेश्चन आपका CSIR में। वहाँ पर सही मिलाने को ही था कि बताइए क्रू डिजीज किस में होती है, स्क्रैपी किस में होती है, मैड काऊ किस में होती है। तो जिसको पता था उसकी बल्ले बल्ले, जिसे नहीं पता था उसकी बेचारे की, ठीक है ना। तो देखो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर 2 फॉर्म है, एक आपकी PRPC है, एक आपकी कैसी है PRP, यहाँ पर मैं पीछे चलता हूँ, एक आपकी PRPC, एक आपकी PRPC एंड दूसरी फॉर्म की आपकी PRPSC, ठीक है ना। PRPC एंड PRPSC, आपको पता है PRPC आपकी कैसी है, नॉर्मल फॉर्म होने वाली है, नॉर्मल फॉर्म होने वाली है। और यहाँ पर मोस्टली आपको क्या देखने को मिलेगा, हेलिक्स देखने को मिलेगा। बीटा प्लेटेड सीट्स बहुत कम देखने को मिलेगी, मोस्टली यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, हेलिक्स देखने को मिलेगा, ठीक है ना, हेलिक्स देखने को मिलेगा। बट PRPSC में मोस्टली आपको सीट्स देखने को मिल रही हैं, ठीक है ना। PRPSC में आपको सीट्स देखने को मिल रही है मोस्टली, ठीक है ना। तो ये कौन सी फॉर्म है, ये आपकी डिजीज फॉर्म, ये आपकी डिजीज फॉर्म, और यहाँ पर आपको सीट्स देखने को मिल रही हैं। तो इतनी बात समझ में आ गई भाई साहब, तो बहुत ही अच्छी बात है। अब बढ़ते हैं आगे, अब देखो पेरियोन्स इन माइस मॉडल, यानी कि पेरियोन्स देख लेते हैं माइस मॉडल के, माइस में किस प्रकार से काम आपका वो करता है, ठीक है ना, किस प्रकार से आपका वो काम करता है। तो यहाँ पर आप माइस को लेकर के कुछ एक्सपेरिमेंट किए गए, जिसमें क्या हुआ कि माइस के अंदर डिफरेंट जो पेरियोन्स होती हैं उसकी प्रोटीन को डाला गया, ठीक है ना, उसकी प्रोटीन को इंजेक्ट किया गया और उसके क्या रिजल्ट आए वो देखे गए। तो यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, अगर इसमें सब एग्जाम में पूछा जाता है तो आप केवल एक बात याद रखना कि लाइव कब हो रहा है, जो चूहा है वो कब लाइव हो रहा है, वो उस कंडीशन में लाइव हो रहा है जब आपकी, देखो ये अगर आपको ये वाला कलर चमक रहा है, आई थिंक इसको ब्लू बोलेंगे, ठीक है ना। एक्चुअली मुझे कलर का इतना ज़्यादा पता नहीं है, मैं इसको ब्लू बोल दिया, इसको ग्रीन बोलते हैं, ठीक है ना। जामनी भी हो सकता है, ठीक है। बट कलर एक्चुअली मैं कलर में डिफ्रेंशिएट मतलब भूल जाता हूँ कलर को, तो इसको मैंने ग्रीन बोल दिया, ये इसको बोल दिया मैंने आपका जामनी या फिर ब्लू कलर, ठीक है ना। तो ये आपका माउस PRPC, यानी कि अगर
हेलिक्स बनना है, अगर आपका मैंने बताया हेलिक्स बनना है तो आपकी कैसी स्टेट होने वाली है, नॉर्मल स्टेट होने वाली है। कैसी स्टेट होने वाली है, नॉर्मल स्टेट होने वाली है। वहीं पर अगर आपकी सीड्स बन गई, वहीं पर आपकी अगर सीड्स बन गई तो ये कैसी स्टेट होने वाली है, ये आपकी डिजीज फॉर्म होने वाली है, ये डिजीज फॉर्म होने वाली है। तो देखो आपका हेलिक्स था तो PrP-C बनना है, आपका जब ये सीड्स में कन्वर्ट हो गया तो PrP-SC बनना है, यानी कि डिजीज फॉर्म। सेम अगर आपका सीड्स में है तो हैमस्टर PrP-C बनना है, और आपका अगर बीटा सीड्स में पहुंच गया तो आपका PrP-SC बनना है। ये भाई साहब वो जो रिसर्च वाले आते हैं ना, रिसर्च वाले पे पूरे पूरे पैराग्राफ के जो क्वेश्चन आते हैं वो यही क्वेश्चन होते हैं, याद रखना। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आपको विदाउट पैराग्राफ पढ़ो, उनके डायरेक्ट जो स्टेटमेंट लिखे हुए हैं उन पे जाओ, सॉल्व करो और निकलते हुए बनो, यानी कि मात्र 1.5 से 2 मिनट का समय, ठीक है ना। अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं आता तो आप पैराग्राफ, अगर आपको कॉन्सेप्ट मान लो नहीं आता बिल्कुल भी, ठीक है ना, तो आप पहले तो पैराग्राफ पढ़ोगे क्योंकि उस पैराग्राफ में वो समझाया हुआ होता है। बट अगर आपको कॉन्सेप्ट आता है तो आपको पैराग्राफ पढ़ने की ज़रूरत नहीं रहती, ठीक है ना। तो इतनी बात पता चली, बहुत अच्छी बात है। तो देखो अब सम में शॉर्ट ट्रिक क्या है कि इसको याद करने की, कि सम में डैड हो रहा है, सम में डैड हो रहा है चाहे कॉम्बिनेशन कुछ भी हो, बट केवल एक में ही लाइव हो रहा है, एक में ही लाइव हो रहा है। वो कैसी कंडीशन है, वो कंडीशन ऐसी है कि जो माउस है, माउस के अंदर हेलिक्स पाया जा रहा है, ठीक है ना, माउस के अंदर हेलिक्स पाया जा रहा है, ठीक है ना, हेलिक्स पाया जा रहा है। और अगर माउस के अंदर हेलिक्स पाया जा रहा है तो कैसी कंडीशन, नॉर्मल कंडीशन है, ठीक है ना, नॉर्मल कंडीशन है। बट हमने बाहर से जो है सीट फॉर्म दे दी, बीटा सीट्स फॉर्म दे दी इसको, ठीक है ना, बीटा सीट्स फॉर्म दे दी। बट यहाँ पर एक काम किया गया है, यहाँ पर हमने जो बीटा सीट्स दी वो थोड़ी कम अमाउंट में दी, यानी कि हमने लो अमाउंट में दी। कैसी अमाउंट में दी, लो अमाउंट में दी। तो आप जब आप लास्ट में देखोगे तो यहाँ पर जीत किसकी होने वाली है, यहाँ पर जीत किसकी होने वाली है, यहाँ पर हेलिक्स की जीत होने वाली है, यानी कि हेलिक्स बन रहा है। और अगर आपका हेलिक्स बाद में रह रहा है तो हेलिक्स हमारी नॉर्मल फॉर्म है, यानी कि यहाँ पर जो है हमारा जो माउस है वो लाइव रहने वाला है। बाकी और कोई सी में भी देख लो, सब में आपकी सीट्स ज़्यादा बनेगी, ठीक है ना, इसमें भी आपकी सीट, सॉरी ये वाली फॉर्म होती है सीट्स की, तो इसमें भी सीट्स ज़्यादा बनेगी, इसमें भी ये सीट्स बननी है, इसमें भी सीट्स बननी है, इसमें भी सीट्स बननी है। तो अगर आपकी याद ये भी ना हो, इतना भी ना हो, तो लास्ट में रिजल्ट देख लेना कि भाई बन क्या रहा है, आपकी हेलिक्स बन रही है या फिर सीट्स बन रही है, हेलिक्स बन रही है या फिर सीट्स बन रही है। सीट्स बन रही है तो वो ऑटोमेटिकली डेड होने वाला है, ठीक है ना, ऑटोमेटिकली। देखो ये सीट्स आपकी, ये भी सीट्स, ये भी सीट्स, ठीक है ना। तो हमें तो वैसे इतना कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, शॉर्टकट बता रहा हूँ मैं आपको कि अगर भाई साहब हमारी सीट्स बन गई, यानी कि डिजीज है, चूहा जो है, माउस जो है वो किल हो जाएगा, मर जाएगा। लेकिन अगर हमारी बाय चांस हेलिक्स रह गई, चाहे इंजेक्ट हमने कुछ भी करा हो, चाहे इंजेक्शन हमने किसी भी चीज़ का करा हो, लेकिन अगर हमारी जीत हेलिक्स की हो गई यहाँ पर, तो नॉर्मल स्टेट में है और जो चूहा है वो हमारा जिंदा बचा रह जाएगा, ठीक है ना। तो इतनी बात पता लगी। अब पढ़ने को तो देखो भाई साहब, मैं इसको ना आपको रियलिटी बता रहा हूँ, उसके 3 पेज भरे हुए पड़े हैं और उसमें कुछ नहीं, कन्फ्यूजन करने के लिए यही सब लिखा हुआ है। लेकिन जो लास्ट का कंक्लूजन है कितना छोटा सा, आपको केवल एक बात पता होनी चाहिए इसमें कि भाई साहब अगर आपकी सीट्स बन रही है, अगर आपकी सीट्स बन रही है तो किल होने वाला है, यानी कि डेथ की ओर जाने वाला है, ठीक है ना। ये सारे कैसा है, डेट की ओर है। तो देखो स्ट्रक्चर देखो, सब में सीट्स बन रही है, सब में सीट्स बन रही है। बट यहाँ पर आपकी एक कंडीशन आ गई जहाँ पर क्या बनना है, आपका केवल हेलिक्स बनना है, केवल हेलिक्स बनना है, तो इसलिए ये लाइव है। बस इतनी सी कहानी, बाकी सब आपके लिए छोड़ दिया, ठीक है ना। तो आप यही बात याद रखना पैरियंस के लिए। अब इतनी बात याद हुई, बहुत अच्छी बात। आगे बढ़ जाते हैं। अब बात करते हैं हम अमाइलॉइड के बारे में। पैरियंस भी आपकी एक मिसफोल्डेड प्रोटीन थी, अमाइलॉइड भी आपकी एक मिसफोल्डेड प्रोटीन है। एक्चुअली अमाइलॉइड को मैं आपको पहले थोड़ा सा बता चुका हूँ अमाइलॉइड के बारे में। तो दीज आर एग्रीगेट्स ऑफ प्रोटीन कैरेक्टरिस्टिक्स बाई ए फाइब्रिलर मॉर्फोलॉजी ऑफ 3 to 3 नैनोमीटर इन डायामीटर, यानी कि इसका जो डायामीटर होता है 7 to 3 नैनोमीटर का डायामीटर होता है। और कैसी प्रोटीन होती है, एग्रीगेट्स प्रोटीन होती है, ठीक है ना। फाइब्रिलर बनाती है, क्या बनाती है, फाइब्रिलर बनाती है। दीज आर बीटा सीट्स, यानी कि यहाँ पर भी मोस्टली
क्या पाई जाती है आपकी, सॉरी फॉर दिस, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी क्या पाई जाती है आपकी, बीटा सीड्स पाई जाती है। जुकाम भाई साहब भरपूर वाला हो रहा है, ठीक है ना। और समझ सकते हो कि जो खोपड़ी है ना, खोपड़ी में भी दर्द अच्छा वाला हो रहा है ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है बीटा सीड्स है, बीटा सीड्स आपकी जो है, बट एक बात याद रखना, जिसकी हंसी जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है ना। तो भाई साहब जो दुखी है अक्सर आपको शमशानों में मिल जाएंगे, ठीक है। तो जो बीटा सीड्स है आपकी, जो अमाइलॉइड्स है, वो इस अमाइलॉइड्स में बीटा सीड्स पाई जा रही है, जो कि कैसी है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, जो कि कैसी है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर है। एबिलिटी टू बी स्ट्रेन बाय पर्टिकुलर डाइज, यानी कि अमाइलॉइड को डाई किया जाता है, यानी कि माइक्रोस्कोपी के थ्रू हम देख सकते हैं। बट डाई का नाम है कॉन्गो रेड, डाई का नाम क्या है, कॉन्गो रेड, आपसे पूछा जा सकता है। तो इस कॉन्गो रेड को, या जो अमाइलॉइड हैव बीन लिंक्ड टू डेवलपमेंट ऑफ वेरियस डिजीज। अमाइलॉइड आपका जो है वो 1 नहीं, 2 नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, कम से कम 100 डिजीज करता, कम से कम आपकी 100 डिजीज करता है, ठीक है ना। तो जो आपका अमाइलॉइड प्रिकर्सर प्रोटीन होती है, यानी कि जो अमाइलॉइड को बनाती है, वो उसको देख लो, ठीक है ना। तो इसका जो अमाइलॉइड है, इसका जो रियल में जो सही फंक्शन है वो अभी तक हमें अननोन है। वो कैसा है, अननोन है, ठीक है ना। ये कैसी है, प्रोटियोलाइसिस जनरेट बीटा अमाइलॉइड पेप्टाइड, जो आपका पेप्टाइड है, यानी कि कहाँ से हो रहा है, बीटा अमाइलॉइड, बीटा अमाइलॉइड यानी कि बीटा सीड्स बन रही है। अल्जाइमर डिजीज इसका जो है मेन उदाहरण है, मेन एग्जाम्पल है। अल्जाइमर डिजीज पेशेंट इम्बैलेंस इन होम्योस्टैटिक्स कॉपर एंड जिंक, यानी कि जो जिसको अल्जाइमर हो जाता है वो कॉपर और जिंक, आपको पता होगा हमारे अंदर कोफैक्टर पाए जाते हैं, जो क्या काम करते हैं, एंजाइम्स में हेल्प करते हैं। कोफैक्टर यानी कि इनऑर्गेनिक सब्सटेंस लाइक आयरन हो गया, कॉपर हो गया, जिंक हो गया, तांबा हो गया, ठीक है ना। तो ये हमारे शरीर में पाए जाते हैं, बट इतनी अमाउंट में नहीं पाए जाते हैं, बहुत कम अमाउंट में पाए जाते हैं, ठीक है ना। अगर आप अपने शरीर में से, एक हेल्थी पर्सन के शरीर में से जो इतनी छोटी कील आती है ना, इतनी छोटी कील, ठीक है ना, लोहे की, तो अगर आप अपने शरीर में से लोहा निकालना स्टार्ट कर दोगे तो इतनी छोटी, ठीक है ना, इतनी छोटी कील आपको निकल आएगी, ठीक है ना। तो इतना आपके अंदर लोहा है। सेम जिंक भी, कॉपर भी, ये अलग अलग जगह हेल्प करते हैं। आयरन का केस हमने देख लिया था कहाँ पर, हीमोग्लोबिन में। जिंक का केस हम क्लोरोफिल में देखने वाले हैं। कॉपर का केस भी हम देखने वाले हैं, तो चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। जितने भी ये इनऑर्गेनिक मटेरियल हैं सबको 1 बाय 1 हम पढ़ने वाले हैं। मेटाबॉलिज्म में ये जो इनऑर्गेनिक मटेरियल है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं, ठीक है ना। तो हम बात करेंगे वहाँ पर। इसके बाद प्रोटियोलाइटिक प्रोसेसिंग ऑफ एपीपी यानी कि अमाइलॉइड प्रिकर्सर प्रोटीन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द मेटल आयंस, यानी कि जो मेटल्स आयन होते हैं उन पर भी प्रभाव डालता है। अब इसके 2 डोमेन होते हैं, ठीक है ना। एपी एक्टोडोमेन कंटेन 2 डोमेन E1 एंड E2, याद रखना एक्टोडोमेन की बात कर रहे हैं यहाँ पर, जिसके 2 डोमेन होते हैं E1 एंड E2, ठीक है ना। तो E1 डोमेन ग्रोथ फैक्टर लाइक डोमेन एंड कॉपर बाइंडिंग डोमेन, यानी जो E1 होता है, E1 डोमेन क्या करता है, एज ए ग्रोथ फैक्टर की तरह काम करता है, ठीक है ना, और कॉपर बाइंडिंग डोमेन की तरह काम करता है, कौन, आपका E1, ठीक है ना। इसके बाद E2 जो होता है हाईली फ्लेक्सिबल होता है एंड डिसऑर्डर एन आइसोट्रोपिक क्रिस्टल विद द हाई ओवरऑल बीटा, जो बी फैक्टर होते हैं उनके लिए, यानी कि डिसऑर्डर फॉर्म में होता है, अनआइसोट्रोपिक क्रिस्टल बनाता है, किसके साथ, हाई जो आपके वी फैक्टर होते हैं उनके साथ। इसके बाद एनएमआर, जो एनएमआर की फुल फॉर्म आप मुझे बता सकते हो अगर आपको याद हो। एनएमआर एक स्पेक्ट्रोस्कोपी है, ठीक है ना। स्टडीज ओनली ए पार्ट ऑफ द E2 डोमेन इज रिजिडली फोल्डेड इन द सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो यहाँ पर एनएमआर से जब इसको मतलब देखा गया तो हमें कैसी स्ट्रक्चर मिली, रिजिडली स्ट्रक्चर आपको मिलने वाली है, ठीक है ना। तो आप इस बात को याद रख लेना। इतनी बात समझ में आ गई, बहुत अच्छी बात है। अब बढ़ते हैं आगे। तो देखो भाई, अब ये कुछ वही बात है कि इस वाले डायग्राम को जब समझोगे तो आपको पता है प्रोटीन का फॉर्मेशन कौन करता है,
राइबोसोम्स। प्रोटीन का फॉर्मेशन कौन करता है? राइबोसोम्स। जैसे ही आपकी प्रोटीन बन रही थी तो स्टार्टिंग की न्यू प्रोटीन थी, इसको बोला नेसेंट पेप्टाइड, नेसेंट पेप्टाइड। अब ये चले जाएगा फोल्डिंग के लिए। अब फोल्डिंग में जब जाएगा तो इसके साथ बहुत कुछ हो सकता है। इसके साथ हो सकता है कि या तो ये अपनी नेटिव स्टेट में चला जाए, यानी कि जहाँ से फंक्शन कर सके। अगर ये नेटिव स्टेट में नहीं जा पाया तो ये मिसफोल्डिंग प्रोटीन बनाते हैं। मिसफोल्डिंग में आपके अमरफस एग्रीगेट्स बन सकते हैं, ओलिगोमर्स बन सकते हैं, या फिर एमेलॉइड फाइबर्स बन सकते हैं, जो कि ये तीनों की तीनों स्टेट हमारे लिए हार्मफुल होती है। ये तीनों की तीनों स्टेट हार्मफुल होती है, तो इसलिए इनका ऑटोफैगी करवाया जाता है। ऑटोफैगी हमारा किससे होता है? लाइसोसोम्स के थ्रू होता है। ऑटोफैगी हमारा किससे होता है? लाइसोसोम्स के थ्रू होता है। या फिर इनको एक चांस दिया जाता है कि भाई तुम सुधर जाओ, तुम सुधर जाओ, तो इनको भेजा जाता है चैपरोन्स में, ठीक है ना। इनको भेजा जाता है चैपरोन्स में, और चैपरोन्स में अगर ये सुधर गए तो ये नेटिव प्रोटीन में चले जाएंगे। अगर वहाँ पर भी नहीं सुधरते तो भाई साहब तुम्हारा तो ऊपर वाला ही भला करे, ठीक है ना, फिर तुम्हें डिग्रेड होना पड़ेगा। अगर ये डिग्रेड हो गए तो हमारे लिए अच्छा है, ठीक है ना, तो फिर हमारी बल्ले बल्ले। अगर ये डिग्रेड नहीं हो रहे और इन्होंने बना ली मिसफोल्डेड प्रोटीन, तो भाई साहब फिर हमारी जो है हमारे लिए सज़ा होने वाली है, ठीक है ना। तो अपने खान पीन पे, अपने रहन सहन पे ध्यान रखो, क्योंकि ऐसा ना हो आप बाहर की चीज़ खा रहे हो। स्पेशली जो गर्ल्स होती है, पिज़्ज़ा, बर्गर, इनको ऐसी फास्ट फूड, अगर किसी भी लड़की से पूछो कि तुम्हें क्या पसंद है, तो सबसे पहले उसकी फरमाइश जो फास्ट फूड है उसकी आएगी, ठीक है ना। वो कभी नहीं भाई साहब, इसलिए हेल्थी फूड ज़रूरी होता है। हेल्थी फूड क्या होता है? घर का बना हुआ मट्ठा, दूध, ये आपका हेल्थी फूड में आता है। जो वेजिटेबल्स होती हैं वे आपकी हेल्दी फूड्स में आती है, ठीक है ना, तो ये हेल्दी फूड्स है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि आप वीकली यूज कर रहे हो, कि वीकली बर्गर खा रहे हो, चाउमीन्स खा रहे हो, तो वो चल जाता है, ठीक है ना, क्योंकि इतना हमारा बॉडी सहन कर सकता है। बट आप डेली का फास्ट फूड यूज कर रहे हो, चाउमीन, मैगी और ये दुनिया भर के अलाल वलाल खा रहे हो, तो भाई साहब बेफिक्र रहो, आपकी ज़िंदगी वैसे कम हो। वैसे तो ज़िंदगी का कुछ नहीं पता, बट अगर आप ऐसी चीज़ें खाते हो तो कहीं ना कहीं आपके शरीर में मिसफोल्डिंग प्रोटीन की हो रही है, यानी कि आपके शरीर की जो सेल्स की इम्यूनिटी है वहाँ पर चैप्टर्स वीक पड़ते जा रहे हैं धीरे धीरे, और आपकी जो है ज़िंदगी वैसे ही ख़त्म होती जा रही है, ठीक है ना। तो ऐसा हो सकता है कि देखो, हमें ये नहीं पता कि ज़िंदगी कितने दिन की है हमारी, बट एक प्रकार से वो कहते हैं ना कि 50 साल के हो ठीक है, 50 साल के हो ठीक है, लेकिन जब मरने की बारी आती है तो कोई कष्ट ना हो, ठीक है ना, बेधड़ाक मर जाओ। तो वो होता है हमारे खान पीन पर निर्भर करता है, ठीक है। बट एक इंसान वो है कि बीमार हो के तड़प तड़प के मर रहा है, तो उसमें प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है। तो मैं आपको वैसे डरा नहीं रहा हूँ, बट अवॉइड करो जितना अवॉइड हो सके, ठीक है ना, अवॉइड करो जितना अवॉइड हो सके फास्ट फूड। क्योंकि अगर मैं यहाँ पर आपको फास्ट फूड के नुकसान गिनाने बैठ गया तो मैं मतलब पूरे दिन आपको यही करता रह जाऊँगा। तो इसलिए जो है अभी तो आपने केवल मिस फोल्डिंग मतलब प्रोटीन को ही जाना है कि फास्ट फूड खाने से मिस प्रोटीन मतलब मिस फोल्डिंग हो जाएगी, ठीक है ना। अभी आपने डिजीज़ नहीं देखी, इसकी डिजीज़ कौन कौन सी होने वाली है। देखो ये सारी डिजीज़ लिखी हुई है, ठीक है ना, डिजीज़ लिखी हुई हैं सारी जो मिस फोल्डिंग के तहत होती है। इसके अलावा 100 डिजीज़ और हैं जो मिस फोल्डिंग के तहत होती हैं। लिपिड्स है, लिपिड्स में आपकी मिस फोल्डिंग हो जाती है। अच्छा, एंजाइम्स है, एंजाइम्स का प्रॉपर वर्क करता है जब उसको एक अच्छा इन्वायरमेंट मिले, जब उसको एक हेल्दी इन्वायरमेंट मिले। बट आप फास्ट फूड खा करके अपने शरीर में एसिड की मात्रा बढ़ा रहे हो, एल्कलाइन की, जहाँ पर आपका एल्कलाइन ज़्यादा होना चाहिए था अब वहाँ पर एल्कलाइन डिक्रीज हो रहा है, जहाँ पर आपका एसिड ज़्यादा होना चाहिए था वहाँ पर आपका एल्कलाइन ज़्यादा हो रहा है। तो ये फेवरेबल एनवायरनमेंट नहीं होता है एंजाइम्स को वर्क करने के लिए। और अगर एंजाइम्स वर्क नहीं करेंगे आपके शरीर में, हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाएंगे। तो आपको फिर पता होना चाहिए कि अगर आपके शरीर में हार्मोन्स इम्बैलेंस हो गए और जो आपके जो एंजाइम्स भी सही से काम नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर आपके साथ क्या होने वाला है, ठीक है ना। उसमें मैं भी आता हूँ, ठीक है ना, सभी आते हैं। तो इसलिए थोड़ा अवॉइड करने की कोशिश करूँ, ठीक है ना। तो इतनी बात पता चली, बहुत अच्छी बात है। अब हम देख लेते हैं जो पैरियोन्स होते हैं, जो आपके पैरियोन्स है या फिर जो आपके अमेलॉइड्स बने हैं, ठीक है। पैरियोन्स की डिजीज हम पढ़ चुके हैं एक्चुअली। क्रू थी हमारे पास, स्क्रैपी थी एंड मैड काउ थी। ये 3 डिजीज हमने पढ़ी, ठीक है ना, मतलब उनके नाम सुने। बट यहाँ पर अब अमेलॉइड से कौन कौन सी डिजीज होने वाली है
एंड उनके क्लिनिकल सिंड्रोम क्या क्या होते हैं, यानी कि नाम क्या क्या होते हैं, ये आपको पता होना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है उनके नाम पता होना, क्योंकि यहाँ पर केवल और केवल इनके मतलब इतना डीप नहीं पूछते, बट हाँ उनसे रिलेटेड सिंड्रोम के बारे में पूछ लेते हैं। जैसे कि जो आपका अल्जाइमर डिजीज होती है उसमें कौन सा अमाइलॉइड होता है, तो उसका नाम है अमेलॉइड बीटा पेप्टाइड्स, अमेलॉइड बीटा पेप्टाइड्स, ये बात याद रखनी है, ठीक है ना, अमेलॉइड बीटा पेप्टाइड। इसके बाद टाइप 2 डायबिटीज़ आती है। टाइप 2 डायबिटीज़ आपकी जेनेटिक्स में भी जब हम जेनेटिक्स पढ़ेंगे तब भी हम टाइप 2 डायबिटीज़ पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। और याद रखना जो टाइप 2 डायबिटीज़ के जो पेशेंट होते हैं उन्हें स्टार्टिंग से ही यानी कि जन्म के साथ ही इंजेक्शन देना पड़ता है। इंजेक्शन आता है इंसुलिन का, ठीक है ना। तो अब देखो वैसे तो अब पहले ऐसा होता था कि पहले डेली के इंजेक्शन लगते थे, बट साइंस ने तरक्की करी 5 दिन के बाद इंजेक्शन लगते हैं। बट अब ये है कि अब जो है मेरे ख्याल से 20 दिन का मतलब आप 20 दिन में एक इंजेक्शन लगवाओ, क्योंकि नैनो प्रोसेसिंग चल चुका है। एक इंजेक्शन लगाओ 20 दिन की छुट्टी, ठीक है ना, एक इंजेक्शन लगवाओ 20 दिन की छुट्टी। तो अब आप सोच सकते हो कि किसी बच्चे का जन्म हुआ है और उसको डेली के इंजेक्शन लग रहे हैं, उससे बचना है तो, ठीक है ना, क्योंकि देखो अपने बच्चों को कोई भी मतलब ऐसा मरने नहीं देता, कोई भी इस हालत में नहीं छोड़ता, चाहे कंडीशन कुछ भी हो, गरीब हो अमीर हो, ठीक है ना। तो आप समझ सकते हो कि कितना ख़तरनाक है इंसुलिन, ठीक है ना, कितना ख़तरनाक है इंसुलिन। टाइप 2 डायबिटीज़ जब हम पढ़ने वाले हैं हम टाइप 1 डायबिटीज़ क्या होता है, टाइप 2 डायबिटीज़ क्या होता है, बीटा पैनक्रियाटिक सेल्स, इंसुलिन्स, ये सब हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो जब बात करेंगे चलो। इसके बाद दूसरी डिजीज आती है डायलिसिस रिलेटेड अमेलॉइड्स, ठीक है, डायलिसिस रिलेटेड अमेलॉइड्स। एक डायलिसिस आपकी किडनी से भी रिलेटेड होती है, ठीक है ना, बट यहाँ पर उसका जिक्र नहीं है। तो याद रखना डायलिसिस रिलेटेड अमाइलॉइड्स जो होता है आपका बीटा 2 माइक्रोग्लोबिन, क्या होता है, बीटा 2 माइक्रोग्लोबिन, इसमें आपकी अमेलॉइड प्रोटीन्स होती हैं, ठीक है। इसके बाद पार्किंसन डिजीज होती है। पार्किंसन डिजीज में क्या होता है कि आप देखते होंगे कि किसी के जो हाथ पैर होते हैं वो थोड़े कांपते हैं, ठीक है ना, इस प्रकार से कांपते हैं, कभी कभी मेरे भी कांपने स्टार्ट हो जाते हैं। तो वो भी क्या है, वो भी एक जो आपकी अमेलॉइड डिजीज़ है। क्या होता है कि हमारा जो दिमाग होता है, मस्तिष्क होता है, उसमें ये अल्फा देखो कितना अच्छा नाम है, सिनोलिन, ठीक है ना, सिनोक्लिन, ठीक है ना। तो आप इसका नाम याद रख लेना, ठीक है ना, जो भी आप प्रोनाउंसिएट करें, क्योंकि आपका हो सकता है आपका प्रोनाउंसिएट अलग हो, मेरा प्रोनाउंसिएट अलग हो सकता है, ठीक है ना। तो आप इसको याद रखने की कोशिश करना कि जो आपकी पार्किंसन होती है, यानी कि इसमें इसके जो है हैंड शेकिंग में आपका शरीर कांपता हो, तो उस डिजीज को बोलते हैं पार्किंसन डिजीज। घबराने वाली कोई बात नहीं है, मेरे साथ भी ऐसा होता है, ठीक है ना। तो बट बुढ़ापे में जा करके ये ज़्यादा होना स्टार्ट हो जाता है, अभी इतना नहीं होता। और इसका क्योर एक्चुअली है, योग है, ठीक है ना, योग है, और एक्वाप्रेशर है, एक्चुअली मैं जानता हूँ एक्वाप्रेशर, ठीक है ना। तो हो सकता है क्योंकि मैं योग गुरु रह चुका हूँ, ठीक है ना। मैंने लुधियाना 1 महीना एक्चुअली मैं गुरुकुल का पढ़ा हुआ हूँ, और गुरुकुल में हमें बहुत अच्छे से योग सिखाया गया। तो योग की विद्या ली वहाँ पर 6 महीने की मैंने, ठीक है ना। और फिर उसके थ्रू वहाँ पर हमें एक्वाप्रेशर पंचर कैसे करते हैं, ठीक है ना। इसके बाद काफ़ी कुछ सिखाया गया है योग में। तो मैंने लुधियाना एज ए जॉब की है, ठीक है ना, एज ए योगा टीचर जॉब की है लुधियाना में, ठीक है। तो मुझे मतलब पता है किसी पर अगर फालिस पड़ जाता है ना, किसी पर अगर फालिस पड़ गया हो, या फिर किसी को पार्किंसन की समस्या हो, या फिर गोडों में प्रॉब्लम हो, जैसे गोडे में दर्द रहता है ना, और इसके साथ साथ काफ़ी सारी प्रॉब्लम होती है जो योग से ठीक हो जाती हैं, ठीक है ना। इसके बाद जो दूसरी डिजीज आती है उसका नाम होता है स्पेंजिफॉर्म एंसेफेलोपैथिसिस, ठीक है ना, स्पेंजिफॉर्म एंसेफेलोपैथिसिस। इसके लिए पेरियोन प्रोटीन जो हम अभी देखी है, ठीक है ना, जो हमने अभी देखी है वो जिम्मेदार रहती है। और एक बीमारी इसके अंदर आती है जिसको बोलते हैं CJDI, क्या बोलते हैं, CJDI, ठीक है ना। तो इस बात को भी आपको याद रखना है। इसके बाद एक और डिजीज आती है फ्रोंटोटेम्पोरल में क्या होता है कि आपका
टाउ अमाइलॉइड प्रोटीन आती है। फ्रंटोटेम्पोरल में क्या होता है, आपके टाउ एम्पोरल डिजीज आती है। इसमें बेसिकली क्या होता है कि गुस्सा आना, ठीक है ना, और किसी से मतलब वैसे ही जो बोलते हैं किसी पर बेमतलब भड़कना है, इसके वही सिम्टम्स हैं। इसके बाद हंटिंगटन डिजीज आती है, जो कि आप बहुत ज़्यादा सुनते हुए आ रहे होंगे। इसमें प्रोटीन होती है जो कि अमाइलॉइड हंटिंगटिन नाम की प्रोटीन आपकी इसमें होती है, ठीक है ना। इसके बाद ये आप प्रोटीन अपनी तरफ से पढ़ लेना, ऐसा तो मैं 1 बाय 1 करूँगा तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, और ज़्यादा मतलब जानने की ज़रूरत नहीं है कि कभी गूगल करो कि इस प्रोटीन में क्या होता है। केवल आपको प्रोटीन याद रखनी है, और अगर आपके पास टाइम है तो आप गूगल करके देख सकते हो कि ये इन प्रोटीन में क्या क्या होने वाला है, ठीक है ना। तो अब आगे बढ़ते हैं और थोड़ा और देख लेते हैं। अब कुछ और डिजीज़ आ जाती हैं प्रोटीन से रिलेटेड। तो ये डिजीज़ के नाम है यहाँ पर, ये प्रोटीन के नाम है, ये लोकेशन है। तो ऐसा हो सकता है कि आपसे कभी कभी लोकेशन भी पूछ लिया जाता है। तो याद रखना, हंटिंगटन डिजीज़, सिकल सेल एनीमिया, याद रखना हंटिंगटन डिजीज़ अभी हमने पढ़ा कि जो आपका हंटिंगटिन होता है प्रोटीन होती है, हंटिंगटिन प्रोटीन होती है। कैसी प्रोटीन है, अमेलोइड प्रोटीन है, ठीक है ना, उसके कारण होता है। और ये प्रोटीन कहाँ पर पाई जा रही है, साइटोसोल्स में पाई जा रही है, ठीक है ना। इसके बाद सिकल सेल एनीमिया हमने पढ़ा था, ग्लूट की जगह गैक की जगह ग्लूट आ जाता है, कि ना, सॉरी गैक की जगह गुग आ जाता है, गैक की जगह गुग आ जाता है, यानी कि आपका जो है ग्लूटामेट की जगह वैलिन आ जाता है 6 वे अमाइनो एसिड पर। बीटा सीड्स के जो बीटा आपके उसमें हेलिक्स बनना था, ठीक है ना, उसके 6 नंबर पर ग्लूटामेट की जगह वैलिन आ जाता है, यानी कि गैक की जगह गूग आ जाता है हीमोग्लोबिन में, ठीक है ना। तो ये भी आपका साइटोसोल्स में पाया जाता है, ठीक है ना। इसके बाद फिनाइल कीटोन्यूरिया के लिए फिनाइल एनालिन हाइड्रोक्सिलेज जो प्रोटीन होती है वो जिम्मेदार होती है, ठीक है ना, वो जिम्मेदार होती है। पार्किंसन डिजीज़ के लिए सेम वही नाम, इस नाम को एक्चुअली भाई मेरे से प्रोनाउंसिएट नहीं किया जाता। अब मैं इसको साइनुक्लिन पढ़ूँ, अल्फ़ा साइनुक्लिन पढ़ूँ, क्या पढ़ूँ, तो इसको मैं कभी कभी अल्फ़ा साइनुक्लिन पढ़ लेता हूँ, बट कभी कभी मैं इसको अल्फ़ा सिनक्लिन पढ़ लेता हूँ, ठीक है ना, अल्फ़ा सिनक्लिन भी पढ़ लेता हूँ। इसके बाद जो आपका कैटरैक्ट्स होता है, इसके लिए होती है क्रिस्टलाइन, ठीक है ना। इसके लिए प्रोटीन कौन से, क्रिस्टलाइन। कैंसर आपका P53 जब वो आपका प्रोटीन होती है, उसमें जो अगर प्रॉब्लम आ जाए तो आपका फिर कैंसर हो जाता है। और कैंसर भी कहाँ पर होता है, साइटोसोल्स में होता है। तो लोकेशन याद रख लेना, इसका कुछ निमोनिक्स बना देना, और ऐसा करना कि निमोनिक्स बनाने के बाद कमेंट बॉक्स में वो अपना निमोनिक्स जो भी बनाओगे उसको ज़रा लिख देना, क्योंकि हो सकता है आपके निमोनिक्स से किसी दूसरे बच्चे की हेल्प हो जाए, ठीक है ना। इसके बाद कुछ प्रोटीन ऐसी होती है जो कि आपकी ER में पाई जाती हैं, उनके थ्रू आपका डिजीज हो सकती है। जैसा सिस्टिक फाइब्रोसिस हो गई, सिस्टिक फाइब्रोसिस ट्रांसमेम्ब्रेन रेगुलेटर नाम की प्रोटीन होती है। इसके बाद T-सेक डिजीज हो गई, जो कि आपकी बीटा हेक्सोसिमेनिडेज के जो प्रोटीन होती है उसका नाम है, ठीक है ना। अल्जाइमर डिजीज, यहाँ पर आपकी टाउ प्रोटीन आ जाती है। तो आप इस बात को याद रख सकते हो, और इतना आपको याद, ये मतलब ये जो आज की जो हमारा लेक्चर है ये बहुत ज़्यादा मेमोराइज वाला है, तो इसको मत भूलना, ठीक है ना, इसको मत भूलना, इसको थोड़ा याद करके रखना, क्योंकि ये डिजीज़ आपकी आने वाले टाइम में गेट के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो इसी के साथ आई थिंक हाँ, ये जो लेक्चर है आपका समाप्त होता है यहीं पर। लेक्चर भी काफ़ी लंबा हो गया है, बट जितना बताया है बहुत अच्छा बताया है, याद करके रखना, कुछ भी इसमें भूलना नहीं है। अगर कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, ठीक है ना, तो आप मुझसे ले सकते हैं, ठीक है। बाकी मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर के लिए, जो कि होने वाला है प्रोटीन सीक्वेंसिंग के लिए, ठीक है ना, जो कि होने वाला है प्रोटीन सीक्वेंसिंग के लिए। अब थोड़े लेंदी लेक्चर ही आएंगे, और जो है लेंदी लेक्चर आने के साथ साथ, क्योंकि अब आपका सिलेबस जो है वो कवर करवाना है, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।